यस 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 सर। अच्छा, तो आप लोगों में से कौन कौन है भाई जो मेरे वर्कशॉप में दूसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं? कौन कौन है भाई? कोई है? मेरे को पता है मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं, है ना? यस यू आर ऑडिबल। यस। कि रिपीट मेरे पास बंदे बहुत बार आए हैं, बहुत बार आते हैं, बिकॉज अपनी वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं सारी की सारी, है नहीं? यस यस यस। वॉइस ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, आवाज़ आ रही है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो मैं वैसे वर्कशॉप जो करवाता हूँ, मैं 7 से मतलब 9 बजे तक, 10 बजे तक करवाता हूँ मैं। ऐसा है कि मेरा अभी शेड्यूल थोड़ा समझो। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है अभी। सुबह उठने के बाद 9 बजे से लेकर मैं 3 बजे तक सिस्टम पे बैठा हूँ। मैंने ट्रेड किया है 2-2.5 लाख रुपए उसमें मैंने थे, है नहीं? तो सिस्टम पे बैठ के फिर मैं यूट्यूब के लिए कुछ कंटेंट क्या क्या बनाना है वो सब रेडी करता हूँ। तो वो अपना 9 से लेकर शाम को 3 बजे तक के बीच में रहता है ना? फिर उसके बाद अगर मैं सिस्टम रूम छोड़ के एक बार बाहर निकल गया तो फिर मेरे लिए घर आना मुश्किल हो जाता है ना? टाइम पे फिर मैं चीज़ें कर पाऊँ, इसलिए मैं अपन ने 5 से लेकर 7 बजे तक का टाइम रखा है। इस टाइम पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी आता है ना? और थोड़ा-सा मतलब वॉल्यूम आने का टाइम होता है या एक्सपायरी का टाइम होता है अभी खासकर क्रिप्टोज़ के बारे में। तो ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप को काफ़ी लोग अभी लाइव क देख रहे हैं और काफ़ी लोग इसको रिकॉर्डेड में देखेंगे, क्योंकि ये साल भर इसका एक्सेस लोगों के पास रहेगा। तो मैं आपको वर्कशॉप कराने का मेन मोटिव ये था। हेलो, 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 हाय एवरीवन। मेन मोटिव ये है आपको वर्कशॉप कराने का कि आप क्रिप्टोज़ तो करोगे, है ना? क्रिप्टोज़ को ट्रेड भी करोगे, आपके क्रिप्टो से प्रॉफिट्स बनेंगे, लॉसेस बनेंगे, सब कुछ होगा। आप पैसा डालोगे, जो भी होगा, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह हर एक चीज़ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन किसी को देख के या कोई बता रहा है करके या कोई कर रहे हैं, लोग क्रिप्टोज़ कर रहे हैं, आजकल इंडिया में क्रिप्टो अब ट्रेड होने लग गया है, ये सोच के मैं भी कर लेता हूँ या आप भी करने लग जाओगे, वहाँ पर प्रॉब्लम है। वहाँ पर दिक्कत ये है कि आप देख के कर रहे हो। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वर्कशॉप्स जितनी अटेंड की हैं, मेरी यूजुअली वर्कशॉप फ्री वर्कशॉप से रहती हैं, है ना? तो मेरी वर्कशॉप जितने लोगों ने अटेंड की हैं, मैं उनसे सबसे पहले दिन वर्कशॉप में एक ही चीज़ पूछता हूँ कि भाई तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो? आपने आपसे क्वेश्चन करना कि भाई अगर तुम क्रिप्टो कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या तुमको क्रिप्टो मार्केट समझ में आता है? क्रिप्टो पसंद है? क्रिप्टो मतलब इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो चलो छोड़ो, यहाँ पैसा नहीं बनना तो मैं क्रिप्टो करने लग जाऊँ, ऐसा क्वेश्चन है दिमाग में? या भाई हमारे दिनेश भाई कर रहे हैं, स्टॉक बनना कर रहा है ना? या कोई और अदर ट्रेडर है जिसको हम देखते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, जिनको हम कमेंट कर सकते हैं, जिनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। बिकॉज दीज आर ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स, है ना? ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर और फाइनेंस फिन इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग कर रहे हैं तब मैं कर रहा हूँ। आपके पास पहले खुद का एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ? एग्जैक्टली मैंने ट्रेडिंग में क्यों चुना? कि इसको देख के कर रहा हूँ, इसने बोला कि मेरा ट्रेड में इतना प्रॉफिट बना, तब मैं भी घुस गया इसको देख के, या मैं जेन्युइनली ये ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, क्रिप्टोज के अंदर घुसना चाहता हूँ, क्रिप्टोज के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को क्रिप्टोज के मार्केट का अंदर पोटेंशियल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रिप्टो मार्केट को समझ सकता हूँ, राइट? सो ये क्वेश्चन पहले आपको अपने आप से करना पड़ेगा। मैं हर एक वर्कशॉप में, चाहे मैंने जितनी भी अभी तक 2-3 वर्कशॉप करवाई हैं पीछे, ठीक है? सब वर्कशॉप में मैंने यही क्वेश्चन सबसे पहले दिन रखा कि भाई तुम ट्रेडिंग इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो, क्या तुम ट्रेडिंग के लिए पैसिनेटेड हो? ये हर एक मार्केट में एप्लीकेबल है। मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ यू आर दोज पीपल जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं। अब मुझे पता है आप क्रिप्टो मार्केट में क्यों शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि भाई मैंने कहा कि मैं आपको एक वर्कशॉप दे रहा हूँ, ये चीज़ें देता हूँ, ये चीज़ें देता हूँ, तब तुम आ रहे हो, तभी तुम काम करोगे, या तुमको जेन्युइनली चीज़ें सीखनी है, या जेन्युइनली एक्सप्लोर करना है, या जेन्युइनली तुमको मार्केट अच्छा लग रहा है? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज द वाइल्डेस्ट मार्केट, है ना? वाइल्डेस्ट मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में क्यों ट्रेड आप एक ट्रेडर को क्यों करना चाहिए, क्या रीजंस हैं, है ना? उसके फायदे क्या है, क्या नुकसान, में हर एक दिन हर एक चीज़ आज के पहले दिन में आपको समझाऊंगा, ताकि आपका मेंटली चीज़ें क्लियर हो जाए। मुझे पता है आप सुनने किसी की वाले हो नहीं, क्योंकि आपका पैसा है, और जब जिसकी जेब में पैसा है उसको लगाना है, उसकी खुद की चल रही है, तो उसके अंदर एक ईगो होता है। वो ईगो हर किसी ट्रेडर के अंदर होता है। वो नहीं सुनता है किसी की जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। लेकिन मेरे पास बंदे बर्बाद होके आते हैं, है ना? हमारे क्या बोलते हैं, डीएम्स भरे रहते हैं, हमारे मेल्स भरे रहते हैं, सब कुछ भरे रहते हैं। तो अपने को पता है कि अगर हम उनको सही टाइम पे सही चीज़ें गाइड करें तो भले प्रॉफिट हो ना हो, वो उस पर डिपेंड करता है, बट लॉसेस उतने बड़े ना हो कि वो झेल ना पाए।
क्योंकि अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्ट ऑफ गेम, लेकिन लॉसेस एंड लॉसेस आर नॉट पार्ट ऑफ गेम, दैट सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्ट ऑफ गेम, बट लॉसेस एंड डीप लॉसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ गेम। ये यहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अपने आप से पहले एक क्वेश्चन करो कि वाई आर यू ट्रेडिंग क्रिप्टो, क्यों? मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ यू जो मेरे को फॉलो करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, किसी को करते हैं, तो आप तभी कि हाँ यार ये कर रहे हैं, ये पैसा इनने कुछ प्रॉफिट किया है, या ये हमें कुछ करोड़पति बना देंगे, या इनको देख के मैं भी करता हूँ। ये वाला अगर आपका माइंडसेट है ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप गलत डायरेक्शन में हो। दैट सिंपल। जेन्युइनली सीखना है तो बस मेरे साथ 5 दिन चीजें सीखने के लिए, वर्कशॉप है, ये कंप्लीट कोई कोर्स नहीं है। कोर्स में आपको एक कंप्लीट बेसिक डिटेल्ड कोर्स आपको मैं दे दूंगा, ताकि आप अगर कर भी रहे हो, आगे भी करोगे, तो उसका एक्सेस भी आपको इस मंथ के एंड तक में भी मैं आपको दे दूं। तो डिटेल्ड कोर्स में हम डिटेल्ड छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, लेकिन वर्कशॉप में हम वर्कशॉप से रिलेटेड चीजें, वर्कशॉप में जो चीजें कंडक्ट की जाती है, वर्कशॉप में जो चीज आपको मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट हिट करे, जो कि आपको डायरेक्ट समझा दे कि हाँ यस हमको ये काम, ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ऐसे ट्रेड करना है, इस तरीके के सेटअप्स को पकड़ना है और ये काम करना है बस। कोर्स क्या होता है, डिटेल में चीजें समझी आती है। ये क्रिप्टो क्या होता है, बिटकॉइन पैदा कब हुआ, किसने वो किया, कैसे हुआ, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या, ये एक डिटेल्ड कोर्स होता है। लेकिन वर्कशॉप इज लाइक आए बूम, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट चीजें समझेंगे, खत्म। ठीक है, तो पहले अपना माइंड को क्लियर करके रखो। चाहे आप अटेंड करो वर्कशॉप, नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अगर किसी ने पे नहीं किया है, मुझे पता वो अटेंशन नहीं देता है, बट स्टिल मेरे पास अगर कोई बंदा आया है, अगर मेरे से जुड़ रहा है, या मेरे किसी पोस्ट के थ्रू, या मेरे किसी प्रोग्राम में, या मेरे किसी बैच में, या मेरी किसी वर्कशॉप में आया, तो मेरा मेन मोटिव है बंदा मेरे पास आता है तो सीख के जाना चाहिए, या उसका माइंडसेट क्लियर होना है। सीखे मत सीखे, लेकिन दिमाग साफ होना, पता होना चाहिए कि भाई कितना रिस्की है, कितना यहाँ पे आपको लॉसेस हो सकते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर आप 1 महीना सर्वाइव करते हो, 3 महीना सर्वाइव करते हो, एवरेज लाइफ होती है 3 महीने की। क्रिप्टो मार्केट की एवरेज लाइफ होती है 3 दिन। आपको समझा रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट की एवरेज लाइफ होती है 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता खत्म। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको लेवरेज मिलता है 100 200 गुना। 1,000 रुपए है तो तुम 1 लाख का ट्रेड मार सकते हो, 2 लाख का ट्रेड मार सकते हो। लेकिन 1 लाख के कैपिटल में 1% का आया ना हल्का सा झटका, कैपिटल खत्म। समझ रहे हो, कैपिटल खत्म। 100x मार्जिन, 1-2 हज़ार पता, 1 लाख का ट्रेड ले, 1% का झटका है, कैपिटल खत्म। खुद ही ऑटो ब्रोकर ही खुद ही निकाल लेगा तुम्हें, बाहर निकल गएगा। और यही चीज यहाँ पर लोग करते हैं गलतियां। तो क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, किस चीज से हमें दूर रहना है, क्या गलतियां नहीं करनी। मैंने गलतियां की, मैं इतना पुराना है, एकदम से 2008 से कोई क्रिप्टो ट्रेड नहीं करता। मैं लास्ट ईयर से करता था थोड़ा बहुत, बट अभी जब से चीजें इंडिया में लीगली हो गई हैं, तब से मैं थोड़ा सा और एक्टिवली घुस गया हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो चीजें अच्छी हैं कि इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा एक्यूरेसी यहाँ पे निकलता है, बहुत अच्छे वर्क करते हैं यहाँ पे चीजें। प्राइजेशन काफी अच्छा है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, वॉल्यूम्स बहुत हाई है, एंड आपका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है ना, वाइल्ड मोमेंटम है। तो वो वाइल्ड मोमेंटम आपको बहुत तेजी से पैसा भी दे देते हैं, है ना, आपका अकाउंट बहुत अच्छा ग्रो भी कर देते हैं। लेकिन जितना अच्छी चीजें यहाँ पे हैं, उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चीजें भी हैं जो आपको बर्बाद कर देंगे। आपका अकाउंट एक ट्रेड में बर्बाद हो जाएगा। आपका अकाउंट, आपने ट्रेड लिया होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपका अकाउंट ऑटो कुछ ही मिनट्स के अंदर ऑटो लिक्विडेट होकर आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो ये मेजर गलतियां लोग करते हैं क्रिप्टोज के अंदर आके। उन गलतियों को कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, सब समझाया जाएगा आज आपको। ठीक है, तो अपना माइंड पहले से क्लियर रखो कि भाई आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, यू आर ट्रेडिंग रिस्कीएस्ट सेगमेंट, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की सेगमेंट है। और स्पेशली अपन यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप इतने रिस्की सेगमेंट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी बना देते हो, तो इंडियन गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स, 1% TDS चार्ज करती है। तो आप समझ लो पैसा बनाना इंडिया के अंदर बहुत टफ है इसके अंदर, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। इसीलिए इसका बीच का लूप होल निकला हुआ है, विच इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर ट्रेड करते हो। मैं बेसिकली फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल ये कहूंगा कि भाई आप ऑप्शन से दूर रहो। डेली एक्सपायरी है, डेली एक्सपायरी में इंडिया के अंदर आपने देख लिया, इंडिया के अंदर अपन ट्रेड करते थे डेली एक्सपायरी। सो क्या होता था, इट्स सिंपल, इंडिया के अंदर अगर हम डेली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे थे तो गैम्बलिंग माइंडसेट डेवलप हो रहा था। और पिछले 2 सालों के अंदर जितना लॉस एक रिटेलर को हुआ है, उतना पिछले 5-7 सालों में नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज डेली एक्सपायरी। तो
वो एक्सपायरी को सेबी ने कट डाउन कर दिया ताकि रिटेलर बचा रहे, लेकिन इस मार्केट को रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला, इसके पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। इस मार्केट के अंदर बहुत भयंकर गेम चलता है। यहाँ जीरो भी इतनी तेजी से होता है, यहाँ हीरो भी इतनी तेजी से इंसान बन जाता है ना। तो यहाँ पर डेली डेली एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी कहीं ना कहीं आप अगर उसकी लत लग गई ना, उसकी आपको लत लग सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी ऑप्शन से दूर रहना, दूर रहो ऑप्शन से, फ्यूचर करो। फ्यूचर आप लेके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन को लेके बैठ सकते हो, है ना। शॉर्ट करे तो डायरेक्शन को लेके बैठ सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है। फ्यूचर में ट्रेड करके आप आराम से 10-20x 25x मैक्स टू मैक्स इतना मार्जिन यूज करके 2-3 दिन 4-5 दिन ट्रेड को होल्ड करो। थोड़ा बहुत आपके चार्जेस जाएंगे डेली बेसिस पर, बट आप एक लंबा ट्रेड होल्ड कर सकते हो, लंबे ट्रेंड को राइड कर सकते हो, पूरा महीना ट्रेंड को राइड कर सकते हो। तो वहां पर आपके थोड़ा सा आपको बड़ा मूव पकड़ने की मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है। और जब आपके पास थोड़ा बहुत लेवरेज भी होता है तो आपके अकाउंट के ग्रो होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, काफी जल्दी मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज के अपना जो फर्स्ट हमारा सेशन है, इसके अंदर अपन क्या समझने वाले हैं। देखो, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल नॉलेज टुडे, है ना। आज थ्योरेटिकल चीजें 4 दिन है, हम उसके बाद प्रैक्टिकल चीजों पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इतने अमेजिंग है, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप इंडियन मार्केट में 6 महीना साल भर आप काम किए, सर्वाइव किए हो ना, तो ये आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, बहुत इजीली आप क्रिप्टो मार्केट को समझ जाओगे। मैं 2020 से क्रिप्टो मार्केट मतलब इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट में इतना टफ सिचुएशन, आपको पता है 93% लूजिंग रेट पहुंच चुका है, 7% विन रेट पहुंच चुका है। उस 7% में सिर्फ 1% रिटेलर कैटेगरी है, एंड उस रिटेल कैटेगरी में उस 1% में रह पाना अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें होती है, बहुत टफ होता है। एंड अगर आपने इंडियन मार्केट में 6 महीना 1 साल सर्वाइव किया है, मैं आपको कहना कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर टिक सकते हो। आपकी चीजें क्रिप्टो मार्केट के अंदर इजीली चलेंगी। बस ये है कि आप जितना अपने आप पर कंट्रोल रखोगे उतना बढ़िया, जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल, जितना ज्यादा अपने आप पर कंट्रोल उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल। जितने ज्यादा ट्रेड करोगे, जितना अपने से कंट्रोल लूज करोगे, उतना जल्दी क्रिप्टो के अंदर आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है। एक मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करने लगे ना, तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। एक मिनट के टाइम फ्रेम में, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करने लगे, आप कुछ सोचो, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर एक मिनट के टाइम फ्रेम में तुम ट्रेड करोगे, तुमको हर जगह ट्रेड देखेगा, हर जगह ट्रेड देखेगा। सो जब मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट की टाइमिंग बहुत बड़ी है, तो आपका टाइम फ्रेम हमेशा ऊपर को शिफ्ट होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे स्कैल्पिंग करने का बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। मैं अगर आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हो, कहीं पे भी जुड़े हो, मैं आपको चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ। आपने देखो हमेशा मेरा चार्ट जो रहता है, हमेशा कभी रियरली मैंने 5 मिनट 15 मिनट में कोई ट्रेड शेयर कर दिया होगा। अदरवाइज मेरा हमेशा लेवल्स जो वर्क करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं करता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। मेरे को पता है मैं 3-4-5-10 घंटा ट्रेड लेके बैठ जाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिलैक्स होगी, क्योंकि मेरा मार्केट तो हमेशा खुला है भाई। मैं रात को सो जाता हूँ ट्रेड लेके, मेरे अभी भी ऑर्डर लगे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे ऑर्डर 3-4 दिन से पड़े हैं, अपने आप पड़े हैं, नहीं किया, क्योंकि एक मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ, बनना है पैसा, दूसरे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, मेरे लेवल से मार्केट आएगा, मैं ट्रेड ले लूंगा। तो जितना कम ट्रेड, ठीक है, और जितना खुद पे कंट्रोल, उतना ज्यादा आप क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव करोगे। सो बिफोर यू स्टार्ट क्रिप्टो जर्नी, आप 2025, 26, 27, 29, क्योंकि अगले 3-4 साल जब तक ट्रम्प है तब भाई क्रिप्टो मार्केट बूम है। ट्रम्प नहीं भी है, ऑलरेडी बूम था, ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज थी ट्रेडर्स के लिए, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को, है ना, अपनी बर्बादी में बदलने के बजाय अपनी आबादी में आपको बदलना है। तो आप कैसे बदलोगे, वो हम इस वर्कशॉप में कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि टेक्निकल चीजें समझनी जरूरी है। उससे पहले मैं आपको सीधा आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको पता हो, जैसे आप निफ्टी ट्रेड करते हो ना, सो यू नो कि निफ्टी क्या है, निफ्टी क्यों है, निफ्टी के अंदर कितनी कंपनी है, कौन कौन से सेक्टर हैं, क्या मेजर है, कौन सा मेजर सेक्टर है जो कि निफ्टी को ड्राइव करता है, ठीक है, कौन सा मेजर स्टॉक है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, आप सभी को पता होगा, आप इजीली सबको पता है। बैंक निफ्टी को सबसे बड़ा इंडेक्स कौन, मतलब सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा है जो बैंक निफ्टी को ड्राइव करता है, आप सभी को पता है। कितने स्टॉक्स आप सभी को पता है। फिर निफ्टी की में कौन सा सेक्टर आपको पता है ना। और आपका मिड कैप में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर मिड कैप में ज्यादा है, कौन कौन से स्टॉक्स, कौन सा सेक्टर जब बूम करता है तो मिड कैप भागता है, आप सभी को पता है। तो इसका मतलब जब आप मिड कैप को ट्रेड करते हो तो उसके कंपोनेंट की नॉलेज आपके पास है।
आप निफ्टी को ट्रेड करते हो तो उसके कंपोनेंट की नॉलेज है। आप निफ्टी करते हो डेफिनेटली, मुझे पता, आप एचडीएफसी बैंक देखते हो, आप रिलायंस सबसे पहले देखते हो, एचडीएफसी बैंक देखते हो, आईसीआईसीआई देखते हो नहीं देखते हो, बिकॉज आपको उसकी नॉलेज है, उन कंपोनेंट्स को आपको पता है। देखूंगा तभी मैं मार्केट में टिकूंगा, है ना, तभी मैं मार्केट को समझ पाऊंगा। नहीं देखूंगा तो फिर मेरे को समझ नहीं, मैं खाली निफ्टी को क्या देखूंगा जब मेरे को बड़ा ट्रेड बनाना है तो, है ना। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की स्कैल्पिंग, आपका अकाउंट, आप प्रॉफिट आप बना ही नहीं पाओगे क्रिप्टो मार्केट की स्कैल्पिंग, मेरे से सीधी सी बात समझ लो। क्योंकि जब आप लेवरेज यूज करते हो तो लेवरेज यूज करके जो आपका ट्रेड का वैल्यू होता है उस पर आपको चार्ज देना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। वो चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, वो चार्जेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उतना, आपका ब्रोकर आपको उतना मार्जिन दे रहा है, क्या लोन दे रहा है, तो लोन के अगेंस्ट में आपसे कुछ फायदा होगा तभी तो आपको लोन देगा ना ब्रोकर, ठीक है। तो जो आपके लिए कुछ अच्छी चीजें बनी है तो उनका एक्सेसिव यूज बिल्कुल नहीं करना है, उनका लिमिटेड ही यूज करो, अपने लिए लिमिटेड यूज करो कि भाई इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप में से बहुत लोग हैं जो मतलब 100x 200x मार्जिन पर काम करते हैं। मत करना भाई, तुम गैमलिंग जुआ मत खेलो यहाँ पे। जुआ खेलना है तो 2-4 एविएटर वाले गेम आते हैं, 2-4 और गेम आते हैं, बैटिंग ऐप, कलर फलर, जो करना है करो, लेकिन ट्रेडिंग में जुआ मत करो। यहाँ का ट्रेडिंग का जुआ कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं। दूसरा, जुए में चांसेस हैं, इस जुए में चांसेस नहीं है। तो आज के इस अपना सेशन में अपन लोग सिंपल सा समझने वाले हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करेंगे, है ना, कौन से इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं, कौन से मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, हम क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली है क्या भाई, ये क्या काम कैसे करता है, क्या कॉन्सेप्ट है ना। और क्योंकि क्रिप्टोज अगर आप देखोगे तो कॉइन वाइन सब कुछ मिला के तो 25,000 प्लस है, 25,000 प्लस, 25,000 प्लस यहाँ पे कॉइन क्विन हर एक चीज को मिला के जितने जो भी क्रिप्टोज के अंदर आते हैं, सारे ऑल्ट कॉइन्स, ये कॉइन वो कॉइन, 25,000 प्लस है। तो तुम 25,000 में ट्रेड कर लोगे क्या? नहीं कर लोगे ना। आपको तो वो चाहिए जो भाई क्रिप्टो बन चुका है, जो सबके दिमाग, जो सबको पता है कि भाई ये कॉइन है, इस पे वॉल्यूम है, इस पे लोग पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं, उस पर अपना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। जब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा है, ट्रस्ट है तभी कॉइन टिका है, तभी उतना बड़ा मार्केट कैप उसने उस कॉइन ने बना रखा है। जब बना रखा है तो उस कॉइन के अंदर वॉल्यूम, लिक्विडिटी सब कुछ है, मोमेंटम सब कुछ है। इसका मतलब उस कॉइन के अंदर वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, सब कुछ है, तो उस कॉइन के अंदर ट्रेड हो सकता है। सो देयर आर लिमिटेड कॉइन्स, उनके अंदर ही काम किया जाता है, उनके अंदर ही काम करोगे तो उन्हीं की मोमेंटम्स को समझोगे, उन्हीं की वॉलेटिलिटी को समझोगे, उन्हीं के नेचर को समझोगे, बस उतना ही समझना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 10 15 20 25 30 कॉइन हर जगह घुस गए, हर जगह पैसा डाल लिया, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जब स्टॉक्स को ट्रेड करते हो, आपकी वॉच लिस्ट में हमसे 15 से 20 स्टॉक होते हैं, उनमें से आप डेली 2 से 3 स्टॉक सेलेक्ट करते हो कि आज इनमें अपॉर्चुनिटी बनेगी तभी ट्रेड करूंगा। आप 5 के 5,000 स्टॉक्स में कभी ट्रेड नहीं करते। सेम चीज क्रिप्टोज के अंदर भी होता है। टॉप के 5 या 10 कॉइन्स के अलावा उससे ऊपर ट्रेड करने के लिए कभी भी नहीं जाया जाता है। जाओगे तो फिर उसमें आपका रिस्क है, आपका अकाउंट ब्लो होने का रिस्क है, ठीक है। तो अपन आज अपना पहला सिंपल सा थ्योरेटिकली समझेंगे कि क्या क्या कॉइन्स हैं, क्या क्रिप्टो करेंसीज है। क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉइन्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको ब्लॉकचेन सिस्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको ये आपका बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, इसका मोमेंटम्स कैसे होते हैं, सोलाना क्या है ना, XRP क्या है, जो टॉप के कॉइन्स है इनकी क्या मोमेंटम्स होती है, क्या नेचर है, किन बेसिस पर काम करते हैं, वो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत चार्ट, जो अपनी थ्योरी लिखी हुई है ना, वो थ्योरी आपको समझा देता हूँ। वही थ्योरी आपको किताबों में मिल जाएगी और जगह में मिल जाएगी, अपन ने भी वही लिखा हुआ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको इन कॉइन्स का नेचर वगैरह एक बार चार्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो कहाँ गया अपना, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो अपने यहाँ पे यहाँ पर भी अब मेरे ऑर्डर पड़े होंगे सबके सब। मैंने यहाँ कब से लगे पड़े हैं ऑर्डर, ये मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं भाई, ये ऑर्डर लगे थे। मैं किस पर काम करता हूँ आपने देखा होगा, मैं इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इन दोनों पे काम करता हूँ ज़्यादातर। मेरा मेन फोकस इसी पे रहता है, इन दोनों सेगमेंट में ही ज़्यादा रहता है, बिटकॉइन एंड इथेरियम के आसपास। कुछ टाइम पहले अपने यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए थे और इधर से ही ये बिना टच किए निकल गया, मतलब इस जगह पर से, इसके बाद लगाया था मैंने। तो मेरे ऑर्डर चलते रहते हैं, पड़े रहते हैं भाई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसी जगह पर लगाया हुआ है ऑर्डर जहाँ पर मुझे पता है एक बार इन सबको ट्रैप करके आएगा, इन ऊपर वाले लोगों को ट्रैप करके आएगा, और मेरा टाइम फ्रेम हमेशा आवली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगा रहता है
है ना। इसलिए लगा रहता है क्योंकि अपने को यहाँ पे इसके बारे में मालूम है कि यार हाँ ये अगर अब इतना देर यहाँ पर बैठ रहा है, एक बार नीचे आता है, इन सभी लोगों को मारता है यहाँ से, है ना, जितने लोग अपसाइड इनवाइट किया, तो एक बढ़िया यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ पड़ा है। यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ पड़ा है, तो इस थोड़ा सा और नीचे आके इधर तक ये डिमांड को फुलफिल करेगा, लिक्विडेट करेगा पोजिशंस को, यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड स्पाइक दिखा देगा। मेरी एंट्री वहां बन जाएगी जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लिक्विडेशन होगा, मेरा वहां पे एंट्री बन जाएगा, मेरे को एक अच्छा खासा स्पाइक मिल जाएगा। नीचे आ जाएगा तो मैं वहां पर चुपचाप, मैंने स्टॉप लॉस टारगेट सेट किया होगा, वहां पर मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं निकल भी जाऊंगा, है ना। अब ये सिस्टम, इसके लिए मुझे सिस्टम पे बैठने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा सेटअप मेरे लॉजिक कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड ले रखा है ना। मैं मेंटली वहां पे फ्री हूँ, मेरा कोई स्ट्रेस नहीं है। बस आपने ट्रेडिंग को अपने आप को ऐसे ही देना है कि आपका ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दे, है ना। और इसके लिए आपको इन चीजों को क्लियरली समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग अगर कर दे तो भाई पहले सीखो उस चीज को। सीधा ट्रेड नहीं करना। आप में से काफी सारे लोगों ने सीधा अकाउंट ओपन किया होगा, पैसा डाल दिया होगा, ट्रेड मार दिया होगा भमा भम कि भैया अब तो बस कर ही लेता हूँ, अब तो मैं भी ऐसे ही कमा लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। काफी सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो उससे पहले अपन आपको थोड़ा सा क्रिप्टोज के बारे में समझा देते हैं कि क्या है क्रिप्टो, कैसे काम करता है क्रिप्टो, क्यों है क्रिप्टो, है नहीं, तो ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत नॉलेज रहे। ओके, आ गया। मेरे को लग रहा था मेरा पेंसिल ही नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन यहाँ से समझते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना जरूरी है अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो। थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट मेजर क्रिप्टो करेंसीज, आप थ्योरीज को अपने उसमें नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी आपके पास होना जरूरी है कि यार ये क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई बाई चांस आप कह रहे हो भाई किसी से कि भाई मैं तो क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, भाई किसी ने आपसे बोल दिया चल बता भाई, कोई पढ़ा लिखा आ गया, कोई कह दिया भाई चल बता भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्या किस सिस्टम पर काम करता है, आपको कोई नॉलेज ही नहीं, तो आपका बन गया वहां पर पोपट, ठीक है। तो इसलिए भी आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। भले ही मुझे पता है इन सब चीज की ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, इन सब चीज का नॉलेज ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होना है, बट आपको पता होना चाहिए भाई तुम किस चीज में, कौन से एसेट के अंदर काम कर रहे हो, कौन से सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हो, क्या है, किस चीज पे काम करता है, क्या होता है, ताकि आप कल के दिन में अपने किसी बंदे को समझा पाओ, बता पाओ, आस पड़ोसी को बता पाओ कि यार ये चीजें होती हैं, है ना। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल मनी। देखो ये कोई आपके हाथ पे कोई पेपर मनी नहीं है कि यार आपने कि भाई चल मेरे को 10 एक बिटकॉइन दे दे, तो आपका ऐसा हाथ पे पकड़ा दे, नहीं, ये डिजिटल मनी है, दैट सिंपल, ठीक है। तो कोई पेपर मनी नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। डिजिटल मनी यूजेस स्पेशल कोड्स टू कीप इट सिक्योर। अब कुछ न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, है ना, और हर एक न्यूमेरिक कोड्स को ब्रेक कर पाना, समझ पाना, हैक कर पाना इतना इजी नहीं है। इसीलिए ये एक ऐसा करेंसी है जो डिजिटल मनी है ना, और सिक्योर्ड विद सम स्पेशल कोड्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अनलाइक रेगुलर मनी दैट गवर्नमेंट क्रिएट, है ना, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इंडियन रुपीज हो गया, वैसा नहीं है, सिंपल सा एक डिजिटल मनी है। क्रिप्टो करेंसीज वर्क ऑन सिस्टम कॉल्ड ब्लॉकचेन। ये अभी ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर काम करते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में अभी समझाऊंगा। दिस सिस्टम अलाउज देम टू ऑपरेट विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, मेकिंग इट हार्ड फॉर गवर्नमेंट टू कंट्रोल और इंटरफेस विद देम, ठीक है, इंटरफेरेंस विद देम। तो देखो क्रिप्टो करेंसीज के अंगेंस्ट में आज तक जितनी गवर्नमेंट्स थी, जितना कुछ था, आपने देखा होगा धीरे धीरे इनका माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि देखो अगर मार्केट के अंदर कोई भी करेंसी, कोई भी ऐसा एसेट, ऐसी चीज जिसकी कुछ वैल्यू है, वो सर्कुलेट कर रही है ना, एंड उस सर्कुलेशन से पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उस सर्कुलेशन में, उस चीज में जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, कि भाई मैंने इस माउस को उठा के तेरे को दे दिया, तो इस माउस की वैल्यू कुछ है, और इस वैल्यू माउस के बदले में भाई तूने मेरे को अपना घर ही दे दिया। तो भाई ये कुछ ऐसी चीज है ना जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर मैंने तेरे को यहाँ से इस माउस को यहाँ से किसी को दे दिया, उसके बदले में उसका घर ले लिया, तो इसकी तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, ठीक। कोई ऐसी एक वैल्यूबल चीज है ना, जो अपने आप में कुछ वैल्यू कैरी करती है, तभी तो मैं कुछ वैल्यू इससे खरीद पा रहा हूँ, ले पा रहा हूँ, है ना। तो अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें इससे हो जाएंगी, है ना। इसका मतलब हमको सरकार की जरूरत ही नहीं है, हमको गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट इससे टैक्स ले ही नहीं पाएगी। गवर्नमेंट टैक्स ले ही नहीं पाएगी तो गवर्नमेंट जो देश को चलाने के लिए टैक्स लेती है, उसके बाद देश के अंदर कई सारी चीजें चलती हैं, है ना, पूरा देश चलता है उससे, तो वो हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट खत्म, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है।
ठीक है, गवर्नमेंट इसलिए हमारे पास ऊपर बैठी हुई है ताकि वो देश को चला सके, हर एक तरीके से देश को संभाल सके, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी तरीके से हो। तो वहां पे फाइनेंशियल जो एसेट है उस पर कंट्रोल होना गवर्नमेंट का काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे क्या होता है, एक चीज को समझो, अब मेरा पैसा है, मैंने बैंक में जमा किया, ठीक है, मैंने बैंक में जमा किया, और फिर मैं जब अपने पैसे को ही बैंक से निकालता हूं तो वहां पर 10 तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। इतना नहीं निकाल सकते, इतना ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ से इतना खरीदा तो हमें बताना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा किया तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ से तुमने इतना किया तो इतने चार्जेस होंगे, इतना ये होगा वो होगा वो होगा। मतलब मैंने ही कमाया, मेरी ही मेहनत, मैंने ही अपना पैसा दिया और मेरे ही बदौलत सब कुछ चल रहा है, और उसी पैसे को मेरे को लेने में, उसी पैसे को यूज करने में मुझे ही दिक्कत हो रही है। बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, है ना, सतोशी नाकामोटो, जो एक अननोन पर्सन है, भाई है भी नहीं भी नहीं पता, लेकिन उसका नाम है, और जब 1,08,000 10,000 जब बिटकॉइन किया था तो वर्ल्ड के 7-8 नंबर पर कहीं पे या 15 नंबर पर रिचेस्ट में वो बंदा आ चुका था जिसका कोई फेसेस कोई नहीं आता। तो उन्होंने एक ब्लॉक चेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसने ये सारे जो सिस्टम है जिसके अंदर करप्शन चलता है, ये चलता है, इतना कुछ चलता है, इतना लफड़ा चलता है, उस सबको बाईपास करके एक ब्लॉकचेन सिस्टम निकाल दिया कि भाई मेरा पैसा है, मुझे यहाँ से यूएस भेजना है, मैंने सिर्फ यहाँ से अपना एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट का, मुझे मेरे पास एड्रेस आया, जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कोई पार्सल को उठा के वहाँ ट्रांसफर करना है तो मेरे को एड्रेस चाहिए होता है, तो सेम चीज मेरे पास एड्रेस आया, मैंने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने में कुछ 1-2 मिनट 3 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि पीछे जितने माइनर्स बैठे हुए हैं, माइनर्स पर कंप्यूटर बैठा है, इंसान नहीं बैठा है, कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं, वो उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं कि जिस वॉलेट से ही बिटकॉइन ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या इस वॉलेट में ये बिटकॉइन है या नहीं है नहीं है या नहीं है। जैसे आप बैंक के अंदर जब आप पेमेंट करते हो, बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो, तो एक लेजर होता है ना, उस लेजर में विड्रॉ किया जाता है कि मेंशन कि आज के दिन इस तारीख को इस बंदे ने इतने रुपए यहाँ डिपॉजिट किए, इस बंदे ने इस तारीख को इतना रुपए यहाँ से विड्रॉल किया, राइट। तो एक लेजर मेंटेन होता है। वही सेम चीज लेजर मेंटेन करने का काम किसका होता है, हमारे माइनर्स का होता है। और वो सारा लेजर का डाटा ब्लॉकचेन के फॉर्म में, ब्लॉकचेन के अंदर वो स्टोर्ड रहता है। तो हर एक ट्रांसफर, हर एक ट्रांजेक्शन स्टोर्ड रहती है ना। आपने एक बार यहां से किसी बंदे का एड्रेस आ गया, है ना, आपने यहां से एक बिटकॉइन भेजा, तो पहले आपके पास बिटकॉइन है या नहीं है, कहां से है, वो सब चीज आपके पास रिकॉर्ड होगा आपके ब्लॉकचेन में। तो इसका मतलब माइनिंग के थ्रू माइनर से उस चीज को वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, हाँ आपके पास बिटकॉइन। अब आपके पास एड्रेस, तो वो क्या वो एड्रेस वैलिड है नहीं है, उस चीज को चेक किया जाएगा, है नहीं, क्योंकि मतलब वैलिड होना चाहिए। अगर कुछ कम ज्यादा नंबर है तो वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। अगर वैलिड है, या भले उस वैलिड में किसी दूसरे का एड्रेस हो, वो चला जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पर 15 16 17 डिजिट का एक नंबर होता है वॉलेट का, है नहीं। उस वॉलेट में वो पैसा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो आपके मतलब उस ब्लॉकचेन, उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के ब्लॉकचेन में वो आपका डाटा स्टोर हो जाएगा कि भाई इस वॉलेट से इस टाइम पर ये वाला अमाउंट, ये वाला इतना, ये बिटकॉइन यहाँ से ट्रांसफर हुआ, इस बंदे के पास चला गया, एंड उसकी एक लेजर बन के, एक फाइल बन के, जैसे हमारे हमने फाइल बनाई, एक स्टोर कर दिया अपनी अलमारी के अंदर, वही ब्लॉकचेन के अंदर एक वो डाटा भी स्टोर हो गया। तो एक बार चीज गई, अब मैं उसको वापस नहीं ले सकता, मैं भाई यार तेरे भाई आपके अकाउंट में गलती से हमसे ना एक बिटकॉइन चला गया है, मुझे वापस कर दो, नहीं हो सकता। गया इतना सिक्योर, इतना टाइट और इतना मतलब खतरनाक ये ब्लॉकचेन सिस्टम है। वो चाहेगा मेरा एड्रेस लेके तो ही वो मेरे को भेज सकता है, तो ही वो ट्रांसफर करेगा, वो ही मेरे को भेज सकता है। लेकिन मेरे द्वारा भेजने के बाद मैं वापस उसको वहां से मंगा नहीं सकता। लेकिन होता ना कि आपका बैंक में गया, यूपीआई गलती से किसी को पैसा चला गया, है ना, आप दादा यार बहुत मेहनत से कमाए थे यार, गलती से आपके उसमें आ गया यार, कर दो यार, है ना, ऐसे कर तो नहीं देता है। आप क्या करते हो, बैंक को करते हो, भाई रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया, भाई बैंक कहता है ठीक है 24 आवर में कर दिया, अगले 2 घंटे में कर दिया, तो वो ट्रांजेक्शन को उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में वापस डाल देगा, रिवर्स कर देगा, हो जाता है ना। बट क्रिप्टोज में नहीं है, ठीक है, मस्त। बट बिटकॉइन में, वो ब्लॉकचेन सिस्टम में नहीं है। सो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एफिशिएंट, इतना सेफ, इतना सिक्योर एक सिस्टम है। इसको हैक कर पाना, इसको कंट्रोल कर पाना नहीं है बस की बात इजीली। वॉलेट्स हैक होते हैं, वॉलेट्स हैक हो जाते हैं, यस आपके वॉलेट्स हैक हो जाएंगे, वॉलेट्स को हैक करने के कई सारे तरीके होते हैं, है नहीं। बट वो जो आपका ट्रांजेक्शन डाटा है उसको इरेज कर पाना,
वो नहीं हो सकता, है नहीं। तो ये है इस कॉइन की या इस ब्लॉकचेन सिस्टम की पावर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, एक हम जैसे आम आदमी के द्वारा, हर किसी के द्वारा इसको अडॉप्ट किया जाता है कि भाई ये मेरे को यहाँ से भाई यूएस में किसी को पेमेंट भेजनी है, मैं पहले यहाँ से रुपये को यूएसडीटी में ट्रांसफर करूँ, फिर उसका कुछ चार्जेस लगेंगे, फिर वहाँ से वो मतलब मैंने यहाँ से रशिया भेजने, उसको मैं रशियन करेंसी में ट्रांसफर करूँगा, फिर वहाँ से जाएगा, उससे वहाँ से कुछ चार्जेस जाएंगे। अब इतने में मैं कई सारी चीज़ें मेरे को पास करनी पड़ेंगी, कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई मेरा भैया रहते हैं, मेरे पापा रहते हैं, मेरे मम्मी रहते हैं, उनको मैंने भेजना है यार, प्लीज़ यार दे दो यार, करवा दो सरकार से बात करके, यहाँ मत रोको, वहां मत रोको इस पैसे को, है ना। मैं कोई चोर नहीं हूँ, टेररिस्ट नहीं हूँ, ये सारी चीजें होती है ना, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वरना मनी लॉन्ड्रिंग वाले सिस्टम में आप फंस जाओगे। बट अगर मेरे को किसी को पेमेंट करनी है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पेमेंट करनी है, तो सीधा मैंने एड्रेस मांगा, ट्रांसफर कर दिया, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, चीजें होगी, बस ये सारा सिस्टम खत्म हो गया, बीच का जितने लफड़े होते सारे खत्म हो गए। तो इसीलिए लोगों का इस पर अडॉप्शन बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों ने, इसीलिए इतना धीरे 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 करके, पहले लोगों को समझ नहीं आ रहा था। आप कोई चीज देखो ना, खुद कोई चीज अगर 10-20 रुपए की हो सकती है ना, 10-20 रुपए की कोई चीज आज की डेट में 80-85 लाख की कोई अगर चीज हो गई, इतनी बड़ी इसकी वैल्यू बन गई है, तो इसका मतलब इस पर लोगों का ट्रस्ट देखो ना, इस पर लोगों का ट्रस्ट देखो, बिलीफ सिस्टम देखो कि भाई लोग कितने पागलों की तरह इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अपना मेहनत का पैसा, भाई कोई 85 लाख रुपए के एक कॉइन खरीदने के लिए, एक डिजिटल खाली कॉइन का एक नंबर आएगा आपके पास, वो खरीदने के लिए 85 लाख रुपए डाल दे रहा है, जस्ट बिकॉज दैट सिस्टम, जो ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू, वो जो ट्रस्ट है, वो जो सिक्योरिटी है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू अपने को मिलती है। सो ऐसे मार्केट, ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे मार्केट के अंदर, ऐसे चीज के अंदर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो अब इनकी वैल्यू कैसे कैसे, अब इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जितना ज्यादा लोग इसका यूज करेंगे, जितना ज्यादा लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प जीते थे, उसके बाद से मार्केट में रैली क्यों आई, उसके बाद से मोमेंटम क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ट्रम्प जो है यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, एंड यूएस क्या करता है, ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करता है। यूएस डॉलर की वैल्यू है ना। अब यूएस डॉलर की वैल्यू है, अपने डॉलर के अंगेंस्ट में, समझना इस चीज को, अपने डॉलर के अंगेंस्ट में उसको पता है कि भैया डॉलर में ट्रांजेक्शन होता है तो उसको काफी ज्यादा फायदा है, लेकिन उस अपने ही डॉलर के अंगेंस्ट में एक बिटकॉइन जैसे कॉइन, जहां पे इसकी वैल्यू को लोग भूल के सीधा सीधा इसको छोड़ के, यहाँ से एक कंट्री में कोई बैठा है, दूसरी कंट्री में कोई बैठा है, यहाँ से सीधा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू खत्म हो रहा है, स्टिल उन्होंने इसको भर भर के प्रमोट किया, इसको इसके अंगेंस्ट, इसके फेवर में खड़े हो गए, और गोल्ड को छोड़ के कॉइन्स को, मतलब बिटकॉइन को अडॉप्ट करे, बिटकॉइन को अपने भंडार में भर रहे हैं। तो क्या कहता है, अडॉप्शन बढ़ रहा है, अडॉप्शन बढ़ रहा है। इसके लिए स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बननी है, ताकि इसको जो यूएस को है बिटकॉइन हब बना दिया जाए, क्रिप्टो करेंसी का हब बना दिया जाए, है नहीं। तो इसीलिए जितना ज्यादा अडॉप्शन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा अडॉप्शन बढ़ेगा, मतलब इसका यूसेज यूज ज्यादा लोग करेंगे, और ज्यादा यूज बढ़ेगा, करेंसीज का जो यूज है वो डाउन हो जाएगा, इसका यूज करना लोग ज्यादा कर देंगे, है ना। जब यूज किसी का ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, बस इसीलिए इसकी वैल्यू इतनी जबरदस्त बढ़ी, इतना ज्यादा पंप अप आया, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी बनी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होंगी, इसको अडॉप्ट किया जाएगा, ग्लोबली लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे, लोग खरीदना चालू करेंगे, हर एक स्टोर, मतलब हर एक जो गवर्नमेंट है, हर एक देश की गवर्नमेंट है ना, देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो भी धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करना चालू करेंगे, अपने स्टोर में इसको रखने पड़ेंगे, इतने बिटकॉइन, इतने $1 बिलियन के बिटकॉइन हम खरीदेंगे, तो उससे एक तरीके से उनका पावर का अंदाजा होगा कि भाई इसके पास इतने कॉइन्स है, इतना इसके पास भंडार में इतने कॉइन्स, पहले होता था सोना भरा हुआ है ना, इतना इसके पास क्या बोलते हैं डॉलर का स्टोरेज है नहीं। अब इसके साथ साथ एक और चीज आ गई कि भाई इतना इनके पास बिटकॉइन है, तो जितने ज्यादा कॉइन्स वो खरीदेंगे, परचेज करेंगे, उतनी ज्यादा उनकी वैल्यू बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे बड़े बड़े देश खरीदते हैं, वैसे वैसे छोटे छोटे देश अपने एफर्ट डालेंगे कि हमारे पास भी, हमारे स्टोर में भी इतने कॉइन्स होने चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और तो वो टाइम दूर नहीं जब एक बिटकॉइन आज की डेट में अगर 85 लाख दिख रहा है, तो आज से 5-6 महीने बाद हो सकता है आपको एक बिटकॉइन 1 करोड़ का मिले, हो सकता है आज से 5 साल बाद एक बिटकॉइन आपको 5 करोड़ का मिले, 10 करोड़ का मिले, बिकॉज सप्लाई इज लिमिटेड। 21 मिलियन, 19 मिलियन माइन हो चुके हैं, सिर्फ 21 मिलियन। जब सप्लाई, फिर उसके बाद सप्लाई होगी ही नहीं, जब सप्लाई होगी ही नहीं उसके बाद,
तो बस वो जितने लिमिटेड हैं वही सर्कुलेट होते रहेंगे, लोग खरीदते रहेंगे, लोग डिमांड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई 100 की है, खरीदने वाले 1 करोड़ लोग हो गए तो आप खुद समझ लो। सो ये सिस्टम के अंदर आप ट्रेड करोगे, ये वाला सिस्टम है जिसके अंदर आप अभी आज की डेट में ट्रेड कर रहे हो, समझो इतना सिक्योर एंड सेफ सिस्टम है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, सिक्योर एंड सेफ ग्लोबल लेवल पे है, डिसेंट्रलाइज लेवल पे है, लेकिन एक होता है ना कि आपको अगर आपका यहाँ पर पैसा चला गया, ठीक है, आपका पैसा यहाँ पर चला गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर हमको एक अथॉरिटी चाहिए होती है कि भाई हम किसी को कंप्लेन कर सके कि यार मेरे इतने बिटकॉइन थे, यहाँ से था, यहाँ से मैंने भेज को पैसा भेजा, साला मेरे पास आया नहीं, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, मेरे को कॉइन मिले नहीं, मैंने 85 लाख दिया, मेरे पास अकाउंट में आया नहीं, मेरे साथ स्कैम हो गया। अब इस स्कैम की आप रिपोर्ट किसको करोगे, क्या करोगे? यहाँ पर प्रॉब्लम, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अभी तक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, फिर 30% टैक्स आप पर लगा दिया कि भाई करना है करो, तो मुझे 30% दे दो, बाकी जाओ तुम जो करना है करो। ये सिस्टम अभी इंडिया के अंदर है, ठीक है। अब बट बात करते हैं ट्रेडिंग की। जब आप ट्रेड कर रहे हो, सो यू आर ट्रेडिंग थ्रू अ ब्रोकर, डेल्टा एक्सचेंज और कोई भी आपके पास ब्रोकर होगा उसके थ्रू, तो वो एक FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसने अथॉराइज किया कि भाई आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हो, करवा सकते हो, है ना। और जो आपका पैसा है वो इंडिया के अंदर ही सर्कुलेट होना चाहिए, वो उसमें क्या बोलते हैं बाहर का फॉरेक्स का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, फेमा एक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो उसके थ्रू जब आपका पैसा, इसको भी मैं एक बार समझाया था ना, जैसे अभी अपन यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए आपकी कर क्या रहे हो, मैं कहाँ गया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर काम कर रहे हो, इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, आपका कोई और ब्रोकर, वो बेसिकली एक वो ब्रोकर होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझो, एक FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप कोई सा भी करो, मेरे को कोई उसमें इश्यू नहीं है, आप किसी को करो, FIU रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, की हाँ यार ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, कुछ भी होगा तो ये इंटेलिजेंस यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फिर आपकी। कोई इसने अथोराइज किया है इसको, इसने अथॉरिटी दी है कि भैया तू करवा सकता है, हम लेते हैं, ये आपकी गारंटी ले रहा है, समझ रहे हो। ऐसा क्यों? अब ऐसा किस लिए, वरना यहाँ पर फेमा एक्ट है ना, फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ इलीगल है। बट यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ पर ट्रेड करते हो ना, ठीक है, जब आप ट्रेड करते हो तो बेसिकली आप इसके डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर रहे हो, आपको अपने INR को USDT में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा, USDT में कन्वर्ट करके उससे USDT से आपको बिटकॉइन नहीं खरीदना पड़ रहा, राइट। अपना पैसे को कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ रहा, है ना, अपने पैसे को बेचना ही नहीं पड़ रहा, तो आप फेमा एक्ट के अंदर आने वाले ही नहीं हो, पहली चीज। दूसरा, आपका जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, INR में आप डिपॉजिट कर रहे हो, INR में विड्रॉल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। कल के दिन में आपको कोई स्कैम कर सकता है, आपको क्या सकता है, क्रिप्टो कर रहा है क्या फालतू का, इधर कुछ भी किसी ने भी धर दिया आपको, तो आपको पता होना चाहिए आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, आपका जो ट्रेडिंग हो रही है किस किस बेसिस पर हो रही है। आपने अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद आपके अकाउंट में आ गया, INR में आ गया, आपको वहां पर डॉलर में भी दिखाता है INR में आ गया, वो उसके लिए डॉलर के लिए होता है क्योंकि किसी को डॉलर में देखना पसंद होता है, तो यहाँ पर आ गया। अब आपने ट्रेड पंचअप किया, आपने क्या किया, उसके फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर को ट्रेड किया या आपने उसके ऑप्शंस को ट्रेड किया। आपने डायरेक्ट इस बिटकॉइन को नहीं खरीदा है, ठीक है, आपने डायरेक्ट इस बिटकॉइन को यहाँ से नहीं खरीदा है, ठीक है, बिटकॉइन को नहीं खरीदा, उसके डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया है। तो आपने जो यहाँ से अपने अपने बैंकिंग अकाउंट से पैसा डाला इस प्लेटफॉर्म के अकाउंट में। अब इस प्लेटफॉर्म के पास भी तो कोई बैंक है, इस प्लेटफॉर्म के बैक एंड में भी तो कोई बैंक है जहां पर पैसा स्टोर हो रहा है, राइट। ये अपने पर्स में तो स्टोर नहीं करता ना, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपको ये फंड दिख रहा है किसी बैंकिंग सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है, राइट। सो ये बैंकिंग सिस्टम इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। ये बैंकिंग सिस्टम क्या है, ये एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मतलब कि जो पैसा है इंडिया के बैंक में ही किसी बैंक में जा रहा है। आप यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, फिर यहाँ से आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी बैंकिंग सिस्टम से ही आपके बैंक में आ रहा है। तो जो पैसा है वो आपके इंडिविजुअली बैंक इंडिया के ही बैंकिंग सिस्टम के अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। सो इसीलिए आपका वहां पे सिर्फ एक, जब आप ट्रेड इस ट्रेडिंग से आप यहाँ पे इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करके जो आप प्रॉफिट करते हो, उस प्रॉफिट पे आपने किसी दूसरे बिजनेस में लॉस किया तो उसको ऑफसेट कर सकते हो। इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने दुकानदारी में, मेरा ये वाला बिजनेस था, यहाँ से मेरे को 1 करोड़ का लॉस हो गया, यहाँ मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है,
है ना। यहाँ से मैंने एक स्पेकुलेटिव इनकम है, 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, लॉस किया, तो चलो ऑफसेट कर दिया मैंने, कुल मिला के मैंने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, है नहीं, क्योंकि ये आपके जिस पे टैक्स आपको पे करना पड़ता है, आपके साल भर का जो प्रॉफिट लॉस है टोटल, उसके अकॉर्डिंग आप जिस टैक्स स्लैब में आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टैक्स पे करोगे। ठीक है, अगर यही चीज आपका पैसा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होता तो यहाँ पे आपके लिए बहुत दिक्कत होनी थी। अब वो कन्वर्ट कब होता है, जब आप इसको डायरेक्टली बाय या सेल करते हो, तब आपको अपना रुपया देके डॉलर खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। आप अपना पैसे को देके डॉलर को खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, इसका मतलब क्या है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपया कमजोर हो रहा है। इसी को रोकने के लिए इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक तरीके से आप कह सकते हो इलीगल किया हो, कि भाई एकदम से तुम डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर, पर्सन टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कि भाई इंडियन के एक ही बैंक अकाउंट से इंडिया के दूसरे के बैंक अकाउंट में जाए, यूएसडीटी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जितने ज्यादा हम हमारे देश के लोग यूएसडीटी खरीदेंगे, यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। किसी चीज को हम जितना ज्यादा खरीदेंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना, और हमारा जिस चीज से खरीदेंगे, जिस करेंसी से खरीदते हैं उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। आप देख ही रहे हो, इंडिया करेंसी का वैल्यू अभी 85 के कुछ चला गया, 85.85 कुछ, अब आज फिर से लो पे लो लगाए जा रहे हैं, है नहीं। सो ये है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आप ट्रेड कैसे करो, आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आपको यहाँ पर कोई कल के दिन दिक्कत हो गई तो आप कैसे इसको देखोगे, कैसे इसको टैकल करोगे, किसको कंप्लेन करोगे, किसके पास रिपोर्ट करोगे, क्या करोगे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप प्लेटफॉर्म यूज करें तो प्लेटफॉर्म के बैक एंड में क्या चल रहा है, कहाँ मेरा पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं पे पैसा डाल दिया, भैया चलो देख ही जाइए, आ जाएगा, चला गया, फिर पैसा डाल दे तो फिर आएगा नहीं, फिर क्या होगा। तो ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। ठीक है, सो वापस आते हैं अपन ब्लॉकचेन सिस्टम पे। तो आपको समझ में आएगा क्यों लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज द एक ट्रांसपेरेंसी है ना, एक सिक्योर सिस्टम, एक सिक्योर चेन सिस्टम, जिसको इजीली ब्रेक कर पाना, हैक कर पाना इतना इजी नहीं है, नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसी की वजह से लोग का एडॉप्शन बड़ा, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी हाइप में चल रही है और आने वाले टाइम में बूम करेगी। लिमिटेड ट्रांजेक्शन मीन्स डेफिनेटली बूम करना ही करना है चीजों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इमरजेंस, मतलब आप थोड़ा बहुत इसकी शुरुआत कैसी हुई इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपको काफी लोगों को पता है, आपने यूट्यूब वीडियोस का भी देखो, बिटकॉइन का बर्थ हुआ, पैदा हुआ बिटकॉइन एक तरीके से 2009 के अंदर, है ना, क्रिएटेड बाय अननोन पर्सन नोन एज सतोशी नाकामोटो, जिनके किस बारे में कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है ना, जिसने क्रिएट किया। लेकिन उसने भाई ऐसी एक चीज क्रिएट कर दी जिसकी एक कॉइन की कीमत आज के डेट में 80-85 लाख रुपए के आसपास है। तो भाई इस बंदे ने बहुत खतरनाक चीज यहाँ पर क्रिएट की। इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम, पूरे गवर्नमेंट सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी सिर्फ इस चीज की वजह से। ठीक है, अब इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, नो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। भैया इंडिया की क्या बोलते हैं, आरबीआई है, कुछ भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करती है। इसीलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत थी इसको अडॉप्ट करना, लेकिन अब कर रहे हैं अडॉप्ट। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड है, 21 मिलियन की सप्लाई है, 19 मिलियन माइन हो चुके हैं। जब 21 मिलियन जब सप्लाई इसकी हो जाएगी, माइन हो जाएंगे, उसके बाद हमारी सप्लाई खत्म, सिर्फ डिमांड ही डिमांड। तो आप जितना जल्दी इसको अपने पास रखना चालू कर दोगे, है ना, जितना जल्दी इसको समझना चालू कर दोगे उतना आपके लिए बेटर है नहीं। कहते हैं जब आपके पास लैंड होती है, मेरे को एक चीज बताओ, अब आपको मैं नहीं कह रहा भाई इन्वेस्ट करो नहीं करो, वो आपका वो है, बस मैं आपको नॉलेज के लिए शेयर भाई, ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, तो अर्थ में जो लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती क्यों रहती है, लैंड की वैल्यू क्यों बढ़ती रहती है, इसलिए बढ़ती रहती है हमेशा, इसलिए बढ़ती, कहा है ना जमीन हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जमीन आपको हमेशा रिटर्न देगी ही देगी। आज भली आज आपने खरीदा, आज अगले 5 साल बाद थोड़ा बहुत डाउनग्रेड हो गया कि उसके अगल बगल कुछ गलत चीजें खुल गई या कुछ बेकार जो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन एट द एंड आप कहीं पर ऐसे एरिया पर जहाँ पर घर मकान सब कुछ बनना हो, सब कुछ हो, खाली जमीन आपने खरीद कर रखी, तो उसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती इसलिए है कि भैया ये जो गोला है ना, ये गोला तो लिमिटेड ही है ना बॉस, ये गोला लिमिटेड ही है। लोगों की जेब में पैसा भले ही आ रहा है, पैसा लोगों की जेब में आ रहा है, लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आ रहे हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास आ रहे हैं, रिच क्लास में जा रहे हैं, फिर उसके बाद अल्ट्रा रिच, सुपर रिच में जाते हैं। लोग के जेब में पैसा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है ना। धीरे धीरे जिनकी जेब में पैसा नहीं है उनकी जेब में आ रहा है, तो सबसे पहले एक जमीन खरीदनी है, लेकिन जमीन के भाव बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज अर्थ
जमीन की सप्लाई लिमिटेड, उतना ही टुकड़ा है भाई, वो गोला बड़ा थोड़ा हो जाएगा कल के दिन में। कल के दिन में आप अर्थ को एक्सपेंड थोड़ा कर दोगे, अर्थ इज लिमिटेड राइट। तो इससे एक और चीज बताता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा जमीन में रहनी चाहिए। आप अपनी वो फ्लैट मत खरीदो, कभी भी डब्बे मत खरीदो, जमीन खरीदो। कल के दिन में जमीन नहीं, फ्लैट तोड़ ताड़ के कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास जमीन है तो आप उसके बाद नई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए किसी को भी बेच सकते, कुछ भी कर सकते हो। तो जमीन है ना, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, जस्ट बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है, वो गोला अर्थ इतना ही रहना है। तो आपके पास एक दो टुकड़े जमीन के हैं, इसका मतलब आपके पास है कुछ ना कुछ, आपके पास एक दिमाग में बैक एंड में सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो वही सेम चीज है, ये एक डिजिटल एसेट, आप इसको कैरी नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन लैंड आपके पास भले ही कैरी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई ये मेरी जमीन है, उस पर पैर रख सकते हो, हाथ रख सकते हो, इनको नहीं छू सकते, बट इसकी भी सप्लाई एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, लिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एडॉप्शन बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए इसका प्राइस बूस्टअप करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसा मानना सभी का है, मैं भी ऐसे बहुत समझता हूँ, मैं भी इसको एक अच्छा एसेट समझता हूँ। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा कोर प्रिंसिपल, सप्लाई लिमिटेड सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड टेम्पर प्रूफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप इसको हैप नहीं कर सकते, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसके ट्रांजेक्शन के साथ कोई भी छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया सकता। तो एक फुल प्रूफ ट्रांजेक्शन सिस्टम है ना, आपने यहाँ से भेजा, उसके पास रिसीव हुआ, खत्म, ट्रांजेक्शन खत्म, कुछ भी छेड़छाड़ ये वो अटम सटम किसी का लेन देन का चकचबाजी कुछ भी इसके अंदर नहीं होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि एग्जैक्टली ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा ड्राइंग से आपको समझा देता हूँ। देखो, आप जब कोई भी कॉइन को, वैसे अपन ट्रेडिंग वाला सिस्टम है, तो ट्रेडिंग वाले सिस्टम में इसका कोई भी लेना देना है, ये कोई इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, बट आपको पता होना चाहिए कि यार एग्जैक्टली ये कॉइन थोड़ा बहुत कैसे होते हैं, क्या है इसका सिस्टम। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, है ना, decentralized distributed ledger system that records data in a secure, transparent and immutable manner. ठीक है, it operates without a central authority, relying on a network of participants to validate and maintain the system. ठीक है, तो सिंपल सा आपको मैं पहले से बता दूं कि कोई भी बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेंट जितने ज्यादा लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मीन्स खरीदेंगे, रखेंगे, अपने पास ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, तो बस उसी के बेसिस में वही ट्रांजेक्शंस की हिस्ट्री, ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड इसमें मेंटेन रहता रहेगा। जितना ज्यादा इसका यूसेज बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, जितना ज्यादा लोग इसका यूज करना चालू करेंगे, खरीद बेच के लिए, परचेजिंग के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी घर गाड़ी घोड़ा सब खरीदने के लिए, उतना ये कॉइन बड़ा बनता जाएगा, उतना ज्यादा, है ना, इसका उतना सेफ एंड सिक्योर, उतना ही सेफ एंड सिक्योर इसका जितना भी इकोसिस्टम है बन जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली माइनर्स पे डिपेंड होता है। माइनिंग करते लोग आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े माइनिंग आदमी नहीं करता है ना, सुपर कंप्यूटर्स करते हैं, जो कि इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जो कि आपने देखा होगा जब माइनर्स है, उनकी मशीनें होती हैं, उनके पास बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है ना, उनके पास मशीन होती है भाई, पानी दिन रात चलती है माइनिंग करने के लिए, क्योंकि वो पजल्स को सॉल्व करती है, नंबर्स के पजल्स को सॉल्व करती रहती है ना, हर एक ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करती रहती है, तो उसके अगेंस्ट उनको छोटा मोटा रिवॉर्ड मिलता रहता है। क्रिप्टो बिटकॉइन के फॉर्म में कुछ ना कुछ उनको रिवॉर्ड मिलता रहता है, और हर साल वो रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होता जाता है, उनको ज्यादा माइनिंग के ज्यादा एफर्ट्स डालने, रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होता हुआ जाएगा आने वाले टाइम में, है ना। तो आने वाले टाइम में नए माइनर्स मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जितने पुराने माइनर्स है, जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनी है, वही सर्वाइव कर पाएंगे, नया माइनर्स बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है किसी ने ज्यादा तेज खोपड़ी से दिमाग लगाया तो वो कुछ कर जाए, जो बीच में न्यूज भी आया था, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ट्रस्ट बनता है अच्छा, क्योंकि एक ब्लॉकचेन सिस्टम, एक सेफ सिक्योर सिस्टम, एक अच्छा नेटवर्क इसके अंदर काम करता है ना। आप वॉलेट में इसको कैरी करते हो, किसी को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको इसका एड्रेस चाहिए, है ना, माइनस के थ्रू, किसी माइनस के थ्रू इस ट्रांजेक्शन को पहले वेरीफाई किया जाता है कि यस जो भेजा है उसके पास है या नहीं है, जो चला गया उसके पास है या नहीं है ना। फिर उसके बाद उस डाटा का उसका एक लेजर बना के, उसका हैश बना के एक ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ताकि आपका ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, और इसी के थ्रू, इसी पूरे इकोसिस्टम के थ्रू हमारा जो बिटकॉइन नेटवर्क है, जो क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क है, काफी सिक्योर एंड सेफ माना जाता है, काफी हद तक सेफ, मतलब अदर जो हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है, इनसे काफी सेफ एंड सिक्योर इसको माना जाता है, इसलिए लोगों का इस पर ट्रस्ट बनता है। ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पे ले लेते हैं। बहुत डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मल्टीपल कंप्यूटर्स, नोड्स जिनको कहा था, आर कनेक्टेड विद
विद द सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स एक ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, मीन्स आपका नेटवर्क बेस्ड सारा सिस्टम है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई इसको गवर्नमेंट बैठी कि भाई नहीं 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 यहाँ से ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, इसको रोक दो, ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपने ट्रांजेक्शंस किसको करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कितना भेजना है, कितना नहीं भेजना है ना, कब भेजना है, कब नहीं भेजना है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। कोई भी, और ये सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू नेटवर्क्स में आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हमको कंट्रोल करने वाला है या उसकी अथॉरिटी हमको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज एन डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक्स कंटेन ट्रांजेक्शन डाटा। जो भी ब्लॉकचेन सिस्टम है, हर एक ब्लॉकचेन सिस्टम पे एक ट्रांजेक्शन डाटा कंटेन रहेगा कि भाई यहाँ पर पूरा इस ब्लॉकचेन में एक चेन सिस्टम है ना, कनेक्टेड विद द ब्लॉक्स, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन डाटा हैश, जिसको हम हैश कहते हैं, है ना, एंड रेफरेंस ऑफ प्रीवियस ब्लॉक हैश। इस प्रीवियस ये ट्रांजेक्शन, ये कॉइन, ये ट्रांजेक्शन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, किसको हुआ, किस एड्रेस पर हुआ, किस एड्रेस पर हुआ, क्या हुआ, हर एक डाटा यहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर हैश के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इससे एक सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अपने को मिलती है, मतलब पूरे क्रिप्टो सिस्टम को, ब्लॉकचेन सिस्टम को, या पूरे क्या होते हैं जो भी क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर लोग होते हैं, उनको इससे सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मिलती है, ठीक है। इसके साथ इसका एक सबसे बढ़िया बेस्ट पार्ट है कि वंस डाटा एडेड, एक बार कोई भी ट्रांजेक्शन डाटा, यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन डाटा एक बार ऐड हो गया तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, या उसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, उसको आप चेंज करने की या उसको आप खराब करने की, बदलने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। सो कुछ यहाँ पर और इसके बारे में नॉलेज आपको लेना जरूरी है, जो कि है की कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट मेजर क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। डिजिटल कीज जो वॉलेट वगैरह स्टोर करते हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की, लाइक योर पर्सनल पासवर्ड, इट अप्रूव ट्रांजेक्शन सिक्योरली। जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेट की दिया जाता है, आपके पास एक प्राइवेट की होता है वॉलेट में, जिसके थ्रू जो आप डालोगे तभी आप वो मतलब आप अपने कॉइन्स को ट्रांसफर कर सकते हो, अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक की, लाइक योर अकाउंट नंबर, इट यूजेस टू रिसीव योर मनी और डाटा, ठीक है। एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। ये आपका अकाउंट नंबर है ना, अकाउंट नंबर आप किसी को दोगे, है नहीं, एंड वो आपके उस एड्रेस पे पैसा डालेगा, उस एड्रेस पे पैसा नहीं, मतलब कॉइन्स डालेगा, जितना भी उसने ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे, मतलब इन टर्म्स में यहाँ पे बात की जाती है प्राइवेट की एंड पब्लिक की। उसके बाद हैश फंक्शंस, यहाँ पर एक हैश, जो मैंने अभी हैश वर्ड यूज किया था, ठीक है, कन्वर्ट्स एनी डाटा इनटू द फिक्स्ड लेंथ कोड। एक डिजिटल 5, 7, 8, 10, 20, 15, 20, 23 नंबर का कोड होगा, उसके अंदर आपका जो डाटा है ना, जो भी आपका ट्रांजेक्शन डाटा है, उसको उस कोड के फॉर्म में स्टोर कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये एक कोड है, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, इसको तो कोई याद भी नहीं कर पाया, इसको तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। और ये सारा डाटा, ये सारे नंबर, ये सारी न्यूमेरिक जितनी भी ये फॉर्मेशन होती, ये इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर माइनर्स होते हैं जो ये सब कुछ करते हैं। कोई भी डाटा, कोई भी ट्रांजेक्शन को हैश के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में डाल के किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना कि भाई ये डाटा, ये कॉइन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, इतना ट्रांजेक्शन हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुआ, उसको माइनर्स के थ्रू ही किया जाता है। वही इतना बड़ा एक फॉर्मेशन करते हैं एंड उसी के थ्रू ही ये ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर ऐड हो जाता है। अब आप इसको हैक कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जो नया डाटा होगा, इस नंबर पे ही कहीं ना कहीं एक नंबर और ऐड होगा, उसके और नंबर कोई ना कोई एक नंबर चेंज होगा, जिसके बाद इसका एक नया चेन बन जाएगा, एक नया नंबर बन जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर माइनर्स की काफी ज्यादा जरूरी है। अगर माइनर्स नहीं है तो फिर इकोसिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, इतना आप समझ लो, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा ensure that everyone that network agrees on which transaction are valid. Proofs of work, POW, computer solve puzzle with a validate transaction, example bitcoin, ठीक है। कंप्यूटर्स या बड़े बड़े माइनर्स है, सारे पजल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो ट्रांजेक्शन, उसको जब आप ट्रांजेक्शन करते हो क्रिप्टोस के अंदर तो थोड़ा बिटकॉइन के थ्रू थोड़ा टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज कंप्यूटर्स वहाँ पर उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, ठीक है। POS, प्रूफ ऑफ स्टेक, people lock their cryptocurrency to validate transactions,
ठीक है, उसके बाद है DPoS, proofs of stake, the group of selected people validate transaction based on वर्ड्स। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शंस को, ये सारा का सारा सिस्टम जितने जितने यहाँ पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर डन ऑन द ट्रांजेक्शन। जब आप ट्रांजेक्शन करते हो क्रिप्टो सिस्टम की, क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी की पॉइंट्स उसके अंदर काम आते हैं। ट्रेडिंग के अंदर फिलहाल काम नहीं आते, तो थोड़ा सा आप इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में मत ही जाओ, तो वही सही है क्योंकि अपन को ट्रेडिंग समझना है ना। हम स्पेशली अभी कॉइन का ट्रांजेक्शन बाइंग सेलिंग नहीं समझते, बस आपको उतना लाइट पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट में ये है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो ट्रेड करने के लिए आपको अपने 4 से 5 10 तो छोड़ दो, स्पेशली स्टार्टिंग में आपके पास 4 से 5 कॉइन आप मास्टर करो। अब ये जो 5 कॉइन है, मैंने 4 कॉइन मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ये 4 जो कॉइन है, ये 4 कॉइन के अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। कौन सा वॉल्यूम? ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, इन 4 कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा आया होता है। सबसे पहला बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना। अब इन 4 के 4 कॉइन का नाम आप सभी लोग जानते हो और काफी अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, इसमें आपको स्पेसिफिक ऐसा वो बताने की जरूरत नहीं, आप कोई ऐसा पूछा XRP क्या, सोलाना क्या, आपको सभी का नाम पता है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो के बारे में 2-3 दिन से सुन भी रहे हो, तो XRP, सोलाना और बिटकॉइन और इथेरियम आपने देखा ही होगा। सो इनके अंदर अभी काफी करंटली वॉल्यूम काफी अच्छा जनरेट हो रहा है। इसके बाद एक और कोई ऐड हो जाएगा जिसके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट होगा। हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको किन कॉइन्स को ट्रेड करना है? यहाँ पर आप देखोगे, इसको आप ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप डेल्टा में ही अगर ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आप देखना ना, जो टॉप के कॉइन है यहाँ, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना, XRP है, चारों के चार ऊपर रखें। इसमें 24 आवर का वॉल्यूम आप देखो, 596 मिलियन, 133 मिलियन, 53 मिलियन, 32 मिलियन। तो ये जो टॉप के कॉइन है, इसमें आप डोज भी ऐड कर सकते हो, बट डोज एक ऐसा कॉइन है कि पंप एंड डंप कभी भी हो सकता है, बट स्टिल अभी अच्छा खासा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। बट एक टॉप के 4 कॉइन आप ले लो, क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम काफी अच्छा है। डोज में भी है 22 मिलियन। सो 10 से 15 मिलियन के ऊपर जिनमें वॉल्यूम है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर का, ये स्पेसिफिक इसका वॉल्यूम यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना वॉल्यूम इसमें, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें जनरेट हो रहा है, या कितना वॉल्यूम इसमें चल रहा है 24 आवर्स में, कितना वॉल्यूम हुआ इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये जो टॉप के कॉइन्स है, इनमें ही आप काम करो। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास, आप किसी कॉइन में ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर वॉल्यूम होना काफी ज्यादा जरूरी है। जो वॉल्यूम होगा तो आपके स्प्रेड्स कम होंगे, है ना, कि यार भैया मैंने 100 पे उठाया था, 100 का 105 में मिल गया, ऐसा तो 5% का तो लॉस हो गया, है ना। तो एग्जैक्ट जहां पे उठाया उसी के आसपास में आपको ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम है, वहां पर बायर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो उसी के आसपास आपका कुछ माइक्रो पॉइंट, कुछ है ना, कुछ 0.0 कुछ पॉइंट से आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप कम वॉल्यूम वाले एसेट में, इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे, तो वहां पर आपके ऑर्डर्स ना काफी दूर दूर मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां पर बायर्स में मैं एक प्राइस पॉइंट पर बाय करना चाहता हूँ, एक किसी प्राइस पॉइंट पर सेल करना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर बायर्स और सेलर्स है ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा? तो मेरे को एक्सचेंज मेरे को जहां पर अवेलेबल होगा वहां पर दे देगा ना, अगर मैंने मार्केट ऑर्डर डाला है तो। अदरवाइज मार्केट लिमिट डाला है तो मेरा ऑर्डर लगेंगे ही नहीं। तो इसीलिए हाई वॉल्यूम स्टॉक, हाई वॉल्यूम जो कॉइन्स है उस पर आपको फोकस करना है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP। इसलिए मैंने लिखा हुआ है 4 कॉइन, क्योंकि इन्हीं में ही ज्यादा अपन काम करते हैं। ठीक है, इन 4 कॉइन्स के अंदर। तो इसके बाद सबसे पहले थोड़ा बहुत हम इन कॉइन्स के बारे में समझ लेते हैं। बिटकॉइन क्या है? एक बिटकॉइन की डेफिनेशन, बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज क्रिप्टोकरेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन 2009। अभी अपन ने ये सब चीज ही समझा था। इंडिविजुअल ग्रुप अंडर द सतोशी नकारामा। ठीक है, ओके। इसका पर्पस क्या है? डिजाइंड एज पर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम यहाँ पर होता है। मीन्स मैंने किसी को भेजना है तो मैं डायरेक्ट किसी को भेज सकता हूँ, बीच में कोई अथॉरिटी मेरे को चाहिए नहीं, कोई बैंकिंग सिस्टम, कोई ऐसा जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन होता हुआ जाएगा, जो वैलिडेट करेगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ये सारा कुछ माइनर्स के थ्रू खुद ऑटोमेटिकली सिस्टम पर हो जाता है ना। फैसिलिटेड ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएटर्स लाइक बैंक्स। ठीक है, किसी बैंक की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसके थ्रू लग्जरीज को बाय कर सकते हो। आपको कोई भी लग्जरी बाय करना है, खासकर जहाँ जिन जिन देश में इसको अडॉप्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई जाते हो तो भाई आप गाड़ी खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो दुबई के अंदर। किसके थ्रू? बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन थ्रू। ठीक है, मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1.92 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट कर चुका था। तो ये ऊपर नीचे, थोड़ा और ऊपर नीचे, जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे गया तो मार्केट कैप उसका चेंज होता रहता है। ठीक है,
तो अराउंड 2 ट्रिलियन के आसपास का, 1.986 ट्रिलियन अभी कुछ दिन पहले जब अपन ने नोट किया हुआ तब हुआ होगा, तो 2 ट्रिलियन के ऊपर नीचे के आसपास डेली चेंजेस होता रहता है, इतना इसका एक मार्केट कैप रहता है, ठीक है। और उसके बाद है अराउंड 90,000 के आसपास, डॉलर के आसपास इसका पर डे प्राइस चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप डेली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देखते हो, ठीक है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी इनेबल बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन विद लोअर फीस कंपेयर टू द ट्रांजेक्शन। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप जब बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आपको कई सारे चार्जेस कई सारे चीज़ें पे करनी पड़ती है, बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी बहुत मिनिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाती है, और आप बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन मीन्स किसी भी कंट्री में कहीं से भी कुछ भी ट्रांजेक्शन करना आप इससे ईजिली कर सकते हो, है ना। और सर्कुलेटिंग सप्लाई एज ऑफ, इसके अंदर जो सप्लाई है 19.18 मिलियन कॉइन्स की अभी इसमें सर्कुलेट्स, इतनी सप्लाई इसमें चल रही, इतने कॉइन्स ही अभी मार्केट के अंदर है, ठीक है। एज ऑफ कितना, जनवरी 6 2025 के अकॉर्डिंग इतने कॉइन्स अभी मार्केट में है, इतनी सप्लाई चल रही है। मैक्सिमम सप्लाई कैप्ड एट 21 मिलियन कॉइन्स की मैक्सिमम इसकी सप्लाई है। प्राइस प्रेफरेंस रिसेंट हाई, अभी आपने देखा होगा 1 लाख डॉलर BTC चला था, 1,58,000 का इसने हाई इसने मारा हुआ है ना। एंड फ्लक्चुएशन इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स सच एज रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स। अब इसके अंदर चेंजमेंट कैसे आते हैं ये अभी आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन स्पेशली जब कोई रेगुलेटरी डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, या कोई ETFs अप्रूवल होता है, US में देखा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के ETFs अप्रूव हो रहे हैं कि भाई आप क्रिप्टो करेंसीज नहीं खरीद पाए, कोई बात नहीं, जैसे आपने देखा होगा आप निफ्टी नहीं कर पा रहे हो ट्रेड, 24-25 हज़ार का नहीं खरीद पाओगे ना, तो उसका ETF खरीद लो, 200-250 रुपये का उसका ETF मिल जाएगा। अलग अलग ETFs हैं, है ना, जो एग्जैक्ट सेम प्राइस के अकॉर्डिंग मूवमेंट देते हैं, तो सेम चीज़ है, आपको आप बिटकॉइन 1 लाख डॉलर पर नहीं खरीद पाए तो उसकी ETFs को अप्रूवल मिल गया। ETFs को अप्रूवल इसलिए मिल गया कि यार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको वैलिडेट कर दी कि हाँ ये एक चीज़ है, यस हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी हमने जो इसकी वैल्यू हमने वो वैल्यू इसकी मान ली, तो यस इसकी ETFs को लॉन्च कर दो, लोगों को इन्वेस्ट करने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं इस कॉइन्स के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इसके प्राइस को फिर बूस्टअप करता है। और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, और जितने भी डाटास आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज आती है, हर एक चीज़ इसको इम्पैक्ट करती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें न्यूज़ बेस्ड होती हैं, तो पूरा का पूरा क्रिप्टोज का इकोसिस्टम है, क्रिप्टो कॉइन्स का इकोसिस्टम है, न्यूज़ ड्रिवन ज़्यादा है, ज़्यादा फंडामेंटल ड्रिवन चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है, न्यूज़ ड्रिवन होती है। इन्फ्लुएंस जैसे कि आता है ना, जैसे आपने देखा होगा अभी डोज कॉइन को किसने इन्फ्लुएंस, आपने कैसे जाना, जब एलन मस्क ने उसको प्रमोट किया, पुश किया, वो किया, है ना, तो प्रमोशनल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। अब प्रमोशनल बेस्ड चीज़ें चल रही हैं तो लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, लोग होल्ड कर रहे, बेच नहीं रहे, है ना, होल्ड कर रहे बेच नहीं रहे, तो उसका एक मार्केट कैप बन जाता है कि भैया यहाँ पर लोग बैठे हुए 1 बिलियन का, 2 बिलियन का, 5 बिलियन का, 10 बिलियन का, उतना उसमें इन्वेस्टमेंट आ चुका, उतने की उसकी मार्केट कैप बन चुकी है। अदरवाइज डेली 100 कॉइन आते हैं, 1000 कॉइन आते हैं, पंप होते हैं, डंप हो जाते हैं, क्योंकि वो पंप डंप करवाए जाते हैं, किसी ने नाम ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। मैं भी कल की स्टोरी पे आप क्या एक कॉइन पर बकवास करने लग जाऊंगा, महीने बाद कॉइन इजीली पंप हो जाएगा, क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई ये फंडामेंटल्स है इस स्टॉक के, इस कॉइन के, ये जान सकता है, ये हो सकता नहीं, कुछ भी कहीं से भी कैसा भी पंप हो सकता है। एक न्यूज़ की बात है, एक वर्ड की बात है, किसी बड़ी हस्ती ने, बड़े फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कोई बंदा बैठा, उसने बात कह दी और बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर न्यूज़ बेस्ड चीज़ें क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट को ड्राइव करते हैं, स्पेशली बिटकॉइन को भी न्यूज़ बेस्ड चीज़। अगर अभी पोयल साहब आके कुछ बकवास कर देंगे, है ना, ट्रंप ने कह दिया कि भाई नहीं हम तो बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, पूरा का पूरा बिटकॉइन आधा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो दूसरा अपना इथेरियम की बात है। इथेरियम आप सभी लोग ट्रेड करते हैं, 3,000-4,000 के बीच में घूमते रहता है, आप सभी ने देखा होगा। इथेरियम अभी चल रहा है कितने पे, ETH चल रहा है अभी 36,500 कुछ पे। अब इसने हाई ऊपर नीचे मारा होगा, अभी ये बहुत अच्छा स्पाइक दिया था। ETH अभी अंडर परफॉर्मिंग है, अभी इसने रिसेंट हाई इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, इसका हाई यहाँ कहीं पे 4,000 कहीं के ऊपर है, ठीक है। तो ETH भी इसी बीच में घूमता रहता है, लेकिन इथेरियम भी एक अच्छा कॉइन 2015 में आया था। 2015 के बाद किसी ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया हो तो बढ़िया मोटा पैसा उसने भी छापा होगा, बट अब क्या ही करें, है ना, जब इन्वेस्ट करना होता है तो कुछ नहीं कर पाते, है ना, ऐसी चीज़ें मिस हो जाती है अपन लोगों से भी। बट ट्रेड कर रहे हैं अपन, ट्रेड करना है तो कोई बात नहीं, हमको बस इसका नीचे पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें उसको ड्राइव करती हैं। Ethereum is a decentralized open source blockchain platform that enable developers to build and deploy smart contracts and
डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है, डीएप्स। इट वाज प्रपोज्ड इन 2013 बाय क्या है, विटैलिक विटैलिक बुटेरिन ओके। इन लॉन्च इन 2015 में लॉन्च हुआ था। इथेरियम नेटिव क्रिप्टो करेंसी इज ईथर, ठीक है, विच इज यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एंड एज अ मींस ऑफ इंसेंटिवाइजिंग नेटवर्क, ओके, पार्टिसिपेंट, ठीक है, ओके। की फैक्टर्स इसके क्या है इथेरियम के, ये है इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बाद सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्री डिफाइंड कंडीशंस रिटन इनटू कोड, ओके, कोडिंग फॉर्म में प्री डिफाइंड कंडीशन, दे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन और एक्शंस व्हेन द कंडीशंस आर मेट, ठीक है, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ इंटरमीडिएटरीज। यार ये बुकिश नॉलेज ना बहुत हार्ड होती है भाई, समझना बड़ा टफ है, ठीक है, अपन इसको छोड़ते हैं। बुकिश नॉलेज आप ये थ्योरी जिसको लिखनी हो लिख लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई, ठीक है, ये इथेरियम नेटवर्क के अंदर है। प्लेटफॉर्म्स फॉर लीडिंग बोरोइंग एंड ट्रेडिंग एसेट विदाउट द intermediaries, okay, non-fungible tokens, NFTs एंड टोकनाइजेशन, ये सारा के सारे इथेरियम नेटवर्क चेन के अंदर आते हैं, इथेरियम सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको अपन इन डिटेल जो कोर्स है उसके अंदर अपन समझेंगे। जस्ट आपको अगर इसका थ्योरी नोट करना तो आपको इस थ्योरी नोट कर सकते हैं, जिन लोगों को भी करना कि भाई इथेरियम क्या है, क्या चीज़ें चलती है। मार्केट कैप ऑफ इथेरियम का मार्केट कैप अराउंड इस प्राइस ऑफ अराउंड 3000 कुछ के आसपास चल रहा है। 439 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। आपको अगर मार्केट कैप समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको मार्केट कैप डेली चेंजमेंट मार्केट कैप होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको हीट मैप मिल जाएगा। अब अगर आपके पास ये है क्या इसका नाम, ट्रेडिंग व्यू है, तो यहाँ पर आपको इसका हीट मैप मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है ना, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चेंजमेंट करने को मिल जाता है। जैसे मैंने मार्केट कैप डाला हुआ है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास, मैं टॉप के मार्केट कैप डालना चाहता हूँ तो सबसे बड़ा बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम आता है, उसके बाद XRP आता है ना, सोलाना, BNB, डोज, ये सारे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इसका मार्केट कैप वगैरह सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट कैप इसका दिख रहा है $440 बिलियन का मार्केट कैप है, ठीक है। और डेली वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे 2-2.5% के आसपास का ऊपर नीचे का डेली इसका वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि भाई हम कहाँ से देखें कितना मार्केट कैप क्या है। तो आपको जो हीट मैप चार्ट है, आप गूगल पे सर्च करोगे हीट मैप, क्रिप्टो हीट मैप, तो आपको ऐसा दिख जाएगा। तो यहाँ से आप हर एक कॉइन का मार्केट कैप वगैरह सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ में आपको और भी कई सारे वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। कई सारे हैं जिनसे आपको इनके बारे में न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ मिल जाएगा। BNB का है, ठीक है, सोलाना का है। सोलाना का अगर आप मार्केट कैप यहाँ पर देखोगे, सो इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट $104 बिलियन का मार्केट कैप है इसके अंदर, ठीक है। एंड अपना कौन सा था, एक XRP था ना, XRP का भी अगर आप देखोगे तो XRP का भी मार्केट कैप है 137 बिलियन का मार्केट कैप है। लास्ट 24 आवर यहाँ से आपको ये भी देखने को मिल जाएगा 4 आवर का चेंजमेंट, लास्ट 4 घंटे में कितना चेंजमेंट हुआ है। सब फ्लैट ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। लास्ट 1 आवर में क्या चेंज हुआ है, सब फ्लैट ही है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। लास्ट 1 डे में क्या हुआ, 1% ऊपर बिटकॉइन चढ़ा हुआ है, सोलाना चढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आपको 1 वीक में कितना चेंज हुआ है, कितना चेंजमेंट आया है कॉइन्स के अंदर, ठीक है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, 1 मंथ में कितना चेंज है। 1 मंथ में बिटकॉइन के अंदर कोई खास बड़ा चेंज नहीं आया। इथेरियम 8% टूटा, ठीक है, 11% टूटा, सोलाना 8% टूटा। तो अगर आप फ्यूचर को लॉन्ग करते हो, शॉर्ट करते हो, शॉर्ट करके इनके अंदर आपको इतने बड़े बड़े परसेंटेज वाइज मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाते हैं। 3 मंथ के अंदर आप देखोगे तो इसमें 59% जंप है। ये सब 59% जो जंप है आफ्टर द ट्रंप की जीतने का। तो इतने बड़े बड़े मोमेंटम्स इनके अंदर आते हो, तो सब यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर अपन प्राइस परफॉर्मेंस, रिसेंट हाई एग्जिटेड $4000 का इसका रिसेंट हाई लगा था, है ना। प्राइस फ्लक्चुएशन इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट सच एज, ओके। तो इसके अंदर भी सिंपल सा है। अगर आप इथेरियम को भी ट्रेड कर रहे हो तो सारे कॉइन्स ही बेसिकली जो काम करते हैं, मतलब जो मोमेंटम आती है डेली बेसिस पे, वो सारे के सारे इवेंट बेस आती है। कोई भी बड़ा इवेंट है, कोई भी, जैसे अभी पोवेल साहब की कोई मीटिंग आ जाएगी तो उसके उस टाइम पर भी वॉलेटिलिटी मार्केट बन जाती है। उस टाइम पर तो हर एक मार्केट में, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो,
है ना, चाहे आपका कमोडिटीज हो या आपका यूएस मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, तो उस टाइम पे तो हर एक मार्केट के अंदर रहता है, ठीक है। तो कोई भी इवेंट है, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कॉइन से रिलेटेड चीज़ें हो, या कोई भी ETF अप्रूवल हो, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ को पॉजिटिवली ड्राइव कर दी, कोई भी इसके अगेंस्ट में नेगेटिव न्यूज़ है, तो ये भी इसको इम्पैक्ट करता ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास XRP है। पर्पस बिल्ट विद द पेमेंट्स, XRP वाज डिजाइन्ड टू सर्व एज द ब्रिज करेंसी, है ना, इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इनेबलिंग इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफर मनी ग्लोबली इन द रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में, हाँ, ये बेसिकली जो XRP है, इंस्टीट्यूशन को ग्लोबली अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए पहले गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू कई सारी चीज़ें लेनी प्रॉब्लम फेस होती थी, तो XRP के थ्रू यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ग्लोबल ट्रांजेक्शन काफ़ी इजीली यहाँ पर लोग कर देते हैं, कर पाते हैं ना, और ये काफ़ी इसमें इसका रोल रहता है। तो इसीलिए XRP अभी कुछ टाइम में अगर आपने देखा होगा तो XRP एकदम बूस्ट किया। XRP का अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं, XRP एकदम से ये रहा XRP, ठीक है। तो XRP काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट किया रिसेंट टाइम में। अगर आप देखो तो ये भाई कभी तो काफ़ी टाइम तक पड़ा हुआ था, सिर्फ पड़ा हुआ, लेकिन एकदम से बूस्टअप करके इसने एक ऐसा अपना सिस्टम यहाँ पर बिल्डअप किया, ऐसा एक क्या बोलते हैं, ऐसी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराई, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन की लोग इसको अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते थे कि यार भैया सेंट्रल बैंक से US, पहले मेरे को यहाँ से बाहर चीज़ें खरीदनी है, तो मेरे को उनको पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर मेरी कंपनी, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं डॉलर खरीदूंगा, मैं इंडियन रुपीज़ से वाले डॉलर खरीदूंगा, फिर डॉलर से वहाँ पर पेमेंट करूँगा, है ना। पेमेंट करने के बाद फिर मैं उसको इंडिया इंपोर्ट लाऊंगा, फिर मेरे को इम्पोर्ट ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। लेकिन XRP एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है ग्लोबली पेमेंट्स कर सकते हैं इजीली, विदाउट एनी कोई भी दिक्कत की वजह से। तो इसीलिए ये जो XRP है तो काफ़ी रिसेंट टाइम में ऐसा बूस्टअप हो, अगर आप देखोगे इसका रिटर्न क्या नीचे से क्या भागा भाई, ये क्या चला था नवंबर 2024 से ही है ना, यस। अब देखो क्या जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है, 400-500% का एकदम से इसका। और इसका मार्केट कैप भी देखोगे तो आपको इसका मार्केट कैप भी टॉप में दिख रहा होगा, इतना सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर इसका इतना जबरदस्त मार्केट कैप आया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा सिस्टम बिल्डअप किया पेमेंट का, है ना। और इसका यूजेस इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो एक ऐसा प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की भाई, जो हर एक कंट्री के हर एक, आप कह सकते हो, कंपनीज को, बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी बड़ी कंपनीज को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, पेमेंट लेनी होती है, पेमेंट देनी होती है ना। तो उसके लिए उसमें कई सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसकी वजह से XRP का मार्केट कैप आप देखोगे तो टॉप के 3 में चल रहा होता है ना। कितने $137 बिलियन का मार्केट कैप कुछ ही टाइम के अंदर क्रिएट हो गया, है ना। तो जस्ट बिकॉज की कोई भी कॉइन तब चलता है, तब नजर में आता है, तब बूस्टअप करता है जब वो कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, है ना, स्पेशली ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम खासकर। तो XRP ने वो किया, और XRP की वजह से, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अडॉप्ट किया अपने अपने क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन सिस्टम को इसके अंदर, XRP के सिस्टम के अंदर डाला, और सारा का सारा ट्रांजेक्शन सिस्टम जो भी है पेमेंट का XRP के थ्रू अभी हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह का तो एक अच्छा खासा इसका यूज किया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा लोग, बड़ी बड़ी कंपनी इसका यूज करेंगे, उतना ज़्यादा इसका मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट इस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा इस पर रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक मार्केट में आने वाले टाइम में और ऊपर भी ये जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो हमारा अभी टॉपिक है नहीं, बस हमको ये समझना है कि भाई कैसे काम करता है। सो इसीलिए XRP से रिलेटेड भी अगर आपको चीज़ें समझनी है, XRP कैसा मोमेंटम देता है, तो ये भी स्पेशली एक 3 महीने के अंदर, अगर आप देखोगे 3 मंथ्स के अंदर इसके अंदर एक बूस्ट आया है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं, 3 मंथ्स के अंदर बूस्ट आया। तो अब हमको अभी तक का इस XRP के अंदर, है ना, अगर ये देखो अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से एक ऐसा बूस्टअप आया कि भाई XRP खड़ा हो गया। अब ये अगर यहाँ से पड़ता भी है, गिरता भी है, तो ये न्यूज़ बेस्ड है, तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि भाई हमको इसमें यही इसका ये देखना है, रात को 6 बजे इसकी ये न्यूज़ देखनी है, वो न्यूज़ देखनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी चीज़ें न्यूज़ बेस्ड है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा इसकी खपत हो रही है, जितना ज़्यादा इसका यूसेज हो रहा है, उतना ज़्यादा टिका रहेगा, चढ़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। कोई भी इसके अगेंस्ट में न्यूज़ आती है तो उतनी तेज़ी से गिर भी जाएगा। ये चीज़ समझ जाना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस सिस्टम पे काम कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को लॉसेस होंगे, तो हो सकता है इसके अगेंस्ट में कोई चीज़ें आए तो गिर जाए, बट
पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि इसके अगेंस्ट में कोई चीज़ें आएंगी, बट आ भी सकती हैं। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ा बहुत थ्योरी है, कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एंड मार्केट कैप, XRP वगैरह का मार्केट कैप मैंने आपको दिखा दिया है। सर्कुलेटिंग इसकी सप्लाई, हाँ इसकी सप्लाई आप समझ लो, एज ऑफ जनवरी 6, 2025 XRP हैज़ अ सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 57.41 बिलियन कॉइन्स। ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है। बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, कम है, लेकिन सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई एक मेजर पॉइंट होता है भाई किसी भी कॉइन के टिकने का। जिस कॉइन, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के सेगमेंट में काम कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसीज पे इंटरेस्ट रख रहे हो, अगर कोई भी आपको कहीं पे भी मुंह उठा के बोल रहा है भाई ये कॉइन यहाँ जाएगा, ये कॉइन वहाँ जाएगा, ये कॉइन ऐसा जाएगा, ये कॉइन वैसा जाएगा, भाई एक चीज समझ जाना, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी ज्यादा होगी ना, वो उतना दिक्कत दे सकता है ना, उतना जल्दी उस कॉइन को एक रुपए का दो बनने में उतनी डिफिकल्टी हो जाएगी। जितना कम सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम है, उस कॉइन के ब्लास्ट करने के चांसेस, उस कॉइन के डबल ट्रिपल 5x 10x होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन ऑलरेडी उसकी अगर सप्लाई ही इतनी है, तो उस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए डिमांड भी उतनी चाहिए, और वो डिमांड आपकी 2x 3x 5x 10x होनी चाहिए उस सप्लाई के अकॉर्डिंग, तभी वो कॉइन भी आपका 5x 10x जाएगा। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई को जरूर ध्यान रखना। अगर आप किसी भी कॉइन में वैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का हमारा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा बहुत इन कॉइन्स का नॉलेज गेन करने का टॉपिक है। अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो तो किसी के कहने पे, कुछ करने पे इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगर उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, कितने कॉइन अवेलेबल हैं खरीदने के लिए, मार्केट में सप्लाई है और सप्लाई कितनी आ सकती है, अगर वो सारी चीजें हैं, सप्लाई अनलिमिटेड है, तो फिर वो कॉइन पंप भी होगा, तुरंत डंप भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लेना। फिर आता है सोलाना भाई एक अच्छा कॉइन है। ठीक है, फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए, हैंडल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड, बहुत फास्टेस्ट ट्रांजेक्शंस के लिए सोलाना का यहाँ पे यूज होता है, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन सिस्टम है, जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड लो फीस ट्रांजेक्शन सिस्टम काफी फास्ट है, तो इसकी जो ट्रांजेक्शन फीस है, बहुत मिनिमम ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूजर्स को पड़ती है, पे करनी पड़ती है, तो इसीलिए इसका यूसेज बढ़ रहा है। ट्रांजेक्शन एक तो फास्ट हो रहा है, ट्रांजेक्शन फीस भी कम हो रही है ना। तो मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन करनी, कोई पेमेंट करना, कुछ भी करना है, तो बेसिकली मैं वहां करूंगा ना जहाँ पे क्विक पेमेंट हो जाए और मेरे को फीस भी कम पड़े। तो इसीलिए इसका जो यूज केस है वो बढ़ गया है काफी ज्यादा, इसलिए आपको कॉइन, आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर पे दिखता होगा, मतलब दूसरे तीसरे पे, है ना, XRP सोलाना। अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप सोलाना का $105 बिलियन का मार्केट कैप इसमें। सर्कुलेटिंग अगर यहाँ पर सप्लाई देखो तो यहाँ पर आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख जाएगी, ये देखना जरूरी है ना। इसका 482 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है भाई, इतनी इसकी सप्लाई है। अगर आप इसको देखोगे तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भाई बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से पंप भी हुआ है ना, उस तरीके से डंप भी हो सकता है अगर सप्लाई इसको और बढ़ा दी गई। तो ये इसकी 57.141 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 137.54 बिलियन का इसका मार्केट कैप है ना। तो ये चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप कोई दूसरे कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जरूर देखना है। इसकी देखो, इसकी मिलियंस में 120 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो उसका मार्केट कैप काफी अच्छा है नहीं। और अगर आप इसका देखो तो भाई इसका तो 19 मिलियन है, तो कहाँ चला गया। ठीक है, तो जब आप कॉइन में वैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह जरूर देखनी चाहिए। कुछ की पॉइंट्स है, बाकी आप इन पॉइंट्स को नोट करके रख सकते हो, ऑल दीज थ्योरी, क्योंकि बेसिकली मैं ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों पर जाता नहीं हूँ, है ना। सो ये है इसकी कुछ 4-5 कॉइन के बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों पर हम जाते हैं, क्योंकि मेरे को थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, मैं प्रैक्टिकल चीजों पर जाता है। अब देखो, अब जब हम ट्रेड कर रहे हैं ना, मैंने 4 कॉइन आपको बताए, इसके साथ आप एक डोज भी रख सकते हो। ठीक है, जो डोज के अंदर भी अच्छा मोमेंटम आता है जब आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, जब आप ट्रेड करते हो, सो आपको फोकस करना है बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, डोज, टॉप के 4, उसके बाद आप 5 हो जाता है, डोज, BNB। ठीक है, लिंक भी आजकल थोड़ा बहुत बातचीतों में चलता है, काफी अच्छा भी इसके अंदर अप्स एंड डाउन मोमेंटम देखने को मिलते हैं ना। टोन का काफी ज्यादा यूज है, टोन के अंदर, टेलीग्राम के अंदर जो पेमेंट्स होती है सब टोन में होती है। ठीक है, और आपका, ठीक है, इनको तो छोड़ो आप, लेकिन आपका ये टॉप के 5-6 में ज्यादा फोकस रहना चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं XRP पे। XRP देखो,
XRP मैंने जैसे बताया, ये एक ऐसा कॉइन है XRP जो कि रिसेंट टाइम में बूस्टअप हुआ है। आपको रीजन पता है? क्योंकि इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ग्लोबल ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसके लिए नए ये क्या होते हैं, बहुत अच्छा अभी लोगों को लग रहा है, तो इसका यूज केस काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से इसका एक काफी अच्छा बूस्ट आपको देखने को मिला, काफी जबरदस्त इसमें रिटर्न इसने दिए हैं और काफी तगड़े तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर आप इसको ट्रेड करते हो ना, आप इसमें देखो एक चीज की कि भाई इसका नेचर क्या है। अब आपको अगर इसको ट्रेड करना है तो इसका नेचर आपको समझना पड़ेगा। आप इसको डेली टाइम फ्रेम में, आवर्ली टाइम फ्रेम में, बेसिकली अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं कहूंगा कि आवर्ली टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल ही मत जाना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में काम करना है करो, है ना, वरना छोटे टाइम फ्रेम में क्रिप्टोज के अंदर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो पहली चीज, अगर आप कोई भी कॉइन में काम करते हो, सारे के सारे कॉइन, बिटकॉइन थोड़ा बहुत आजकल ना थोड़ा बहुत अलग चलता है, क्योंकि अभी जो छोटे मोटे कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, है ना, आपके जितने भी टोकन्स वोकन्स हैं, इनका ज्यादा मीम कॉइन्स, टोकन्स, ऑल्ट कॉइन्स, इनका थोड़ा ज्यादा दौर चला, तो इनके अंदर बड़ी मोमेंटम आती है कि बिटकॉइन के अंदर 1% 2% का मोमेंटम आएगा तो शायद छोटे मोटे कॉइन 100-200% के जंप दिखा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन जब क्रिप्टोज के अंदर मोमेंटम आता है तो सारे कॉइन्स एक ही साथ एक ही जैसा बिहेव करते हैं, एक ही तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। आपको ये पूरा का पूरा हीट मैप ग्रीन दिखने लगेगा। जैसे मैं अभी आपको 3 मंथ में दिखा रहा हूं, तो ये आपको वन आवर के टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट आप जब ट्रेड कर रहे हो, है ना, अब जब मोमेंटम आएगा तो सभी में आएगा, तो सभी में आप तो किसी में भी पैसा बना सकते हो, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल कॉइन का बिहेवियर, कॉइन का नेचर, वो सपोर्ट के आसपास कैसे एक्ट करता है, रेजिस्टेंस के आसपास कैसे एक्ट करता है, वो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट के आसपास क्या एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर सपोर्ट लेता है, या जोनल पॉइंट पर सपोर्ट लेता है, या एसएल हंट करता है, या लिक्विडेट करता है पोजिशंस को, है ना, स्पाइक्स कितने बड़े बड़े देता है, किस तरीके के स्पाइक्स आते हैं, आपको ये इसमें मतलब मेनली यहाँ पे आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज यही है। अगर आप, ये कैसे जूम हो गया, हम मेन चीज क्रिप्टोस के अंदर ये है, क्योंकि आपको हर एक कॉइन का नेचर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आप स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाओगे, एंट्रीज कहाँ बनाओगे, है ना, एग्जिट्स कहाँ बनाओगे, वो आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। क्या ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इथेरियम को देखता हूँ, है ना, इथेरियम को देखता हूँ, तो इथेरियम थोड़ा सा ना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। ये सपोर्ट को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सपोर्ट से कुछ पॉइंट और नीचे आ जाएगा, है ना, सपोर्ट से कुछ पॉइंट और नीचे आ जाएगा, कुछ लेवल और नीचे आ जाएगा और आपको मार के चला जाएगा, है नहीं। किसी सपोर्ट एरिया के आसपास ब्रेकडाउन देने के बाद, किसी भी लेवल को ब्रेकडाउन देने के बाद और नीचे तक की स्पाइक देगा है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक ये कहाँ गया, ये व्हाइट कैसे हो गया, ठीक है नहीं। तो कोई भी एक लेवल को अगर ये ब्रेक कर रहा है, किसी भी लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो ये इसके अंदर क्या ना, थोड़ा सा स्पाइकिंग ज्यादा देखने को मिलता है। अगर ये कोई ब्रेकआउट दिखा रहा है, कुछ एक लेवल को ब्रेकआउट दे तो एक स्पाइक देख रहा है, तो ये थोड़ा सा ना लेवल्स को उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं करता है, उतने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करता है बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में। तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है, जो इसका स्पाइकिंग है, वो ज्यादा इसका गेम चलता है, स्पाइकिंग गेम में काफी ज्यादा यहाँ पर दिखाता है। ये इसका नेचर है ना। और इसलिए जब भी मैं इसको ट्रेड करता हूँ तो मेरे को पता है, अगर मैं 9 एंड 20 EMA पे भी उठा रहा हूँ, या 9 EMA पे भी कोई ट्रेड उठा रहा हूँ, 20 EMA पे भी कोई उठा रहा हूँ, तो एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, है ना। तो ये भले ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पाइक्स देता है, बहुत ज्यादा स्पाइक देगा। नीचे आया तो एक नीचे यहाँ तक के स्पाइक देगा, यहाँ तक के स्टॉप लॉस लेके चला गया, है नहीं। ये लेवल था, एक स्पाइक के अंदर यहाँ तक के स्टॉप लॉस लेके चला गया, जो ऊपर से शॉर्ट के तो यहाँ तक के स्टॉप लॉस लेके स्पाइक देके चला गया। तो स्पाइकिंग का इसके अंदर गेम काफी ज्यादा चलता है, जो कि एक ट्रेडर के लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप एंट्री बनाते हो, किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा एसएल कहाँ पर बनेगा, कहाँ तक ये स्पाइक लेने आ सकता है, कितना लंबा मैं यहाँ पर डिस्टेंस दूं, कितनी जगह छोड़ू अपने ट्रेड के अंदर, कि यार जब मैंने अगर ट्रेड लिया है तो मेरी जगह कितनी छूटनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड दे रहा हूँ, है ना, तो मुझे कितनी जगह यहाँ पर छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे पता है यहाँ से अगर चल रहा हूँ तो मैं यहाँ तक का जगह छोड़ूंगा भाई नीचे को। तो मुझे पता है स्पाइक में लेके चला जाएगा, अगर एक गलती से एक कैंडल है स्पाइक में लेके मेरा स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, तो उसी अंग से टारगेट पे लेना पड़ेगा मेरे को। टारगेट से जहां मेरा टारगेट बनना है, उससे अगर मैं कुछ पॉइंट ऊपर भी दूंगा ना, तो वहां तक मेरे को टारगेट हिट करा के दे जाएगा। तो इसके अंदर स्पाइकिंग गेम काफी ज्यादा चलता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसका नेचर है नहीं। क्योंकि स्पाइक में पहले लिक्विडिटी लेगा, मारेगा, हंट करेगा, ये है नहीं। यहाँ पर भी आप देखोगे, जैसे इधर इधर कहीं पे बनाइए एक जोन है, आप देखोगे स्पाइकिंग, इसके
ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा स्पाइकिंग, बड़े बड़ी कैंडल्स के आने के बाद एकदम से पलटता है, तो इसका नेचर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कितने ज्यादा इस जोन के अंदर कितने स्पाइक्स आपको देखने को मिले, ये ऊपर नीचे स्पाइकिंग गेम, स्पाइकिंग गेम, जब जाएगा बहुत स्लो स्लो मोमेंटम देगा, जब देगा तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ऊपर नीचे मार देगा। तो ये इसका नेचर है। अभी इसका नेचर जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक कॉइन का नेचर समझना जरूरी है भाई, इन कॉइन्स के अंदर चलता क्या है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे आपको बिटकॉइन को बता दूं कि भाई बिटकॉइन के अंदर क्या चलता है, बिटकॉइन ना स्टेबल कॉइन है, थोड़ा स्टेबल, क्या बहुत स्टेबल कॉइन है, तो इसका अच्छा चलता है, मतलब जब साइडवेज मार्केट भी होगा तो थोड़ा बहुत लेवल टू लेवल काम करेगा, अच्छे इसके मतलब लेवल्स टू लेवल वर्क करते हैं, लेवल्स टू लेवल एक्यूरेसी होती है। लेकिन इसके अंदर पर मोमेंटम जब आते हैं ना, कब जब वॉल्यूम आता है, कभी कोई न्यूज इवेंट्स बेस्ड चीजें होती है, तो मोमेंटम्स काफी बड़े बड़े वाइल्ड आते हैं। ये एक कैंडल के अंदर ऊपर मारेगा, एक कैंडल के अंदर नीचे मारेगा, है ना, मतलब एक एक कैंडल के अंदर आपको 2-2, 3-3 हजार का पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखा देगा, जिसकी जिसकी वजह से आप मार्केट में बहुत बुरा फंस सकते हो। बस इसमें यह है कि इसके अंदर लिक्विडिटी, आपको पोजिशन को ऑटो लिक्विडेट करने के लिए भाई किसी भी हद तक चलेगा है, बस ये है इसका ये पंगा है। यहाँ पर भी देखोगे तो एक जब जाता है तो फिर वाइल्ड मोमेंटम के साथ जाता है। इसको एक चीज समझना जरूरी है, जब ये निकलता है किसी एक जगह पर, रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद अगर ये फटा, है ना, तो फिर काफी तेजी से भाई पुल बैक वाला चक्कर इसमें नहीं है। सिंपल सा, ये कभी फटा किसी रेंज, अगर यहाँ पर देखोगे भाई इसने यहाँ पर रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद यहाँ से फटा, है ना, ये रेंज बनाई फटा भाई, ये नॉन स्टॉप फटा। अब तुम ये सोचोगे कि भाई पुल बैक में एंट्री बनाऊंगा, नहीं नहीं हो पाएगा तुमसे। इसका इसका अलग नेचर है ना। इसके नेचर को समझने के लिए आपको काफी ज्यादा इस पर काम करना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेचर है भाई, वो नेचर आपको समझना जरूरी है। अगर आप उस नेचर को नहीं समझोगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे और खासकर जब रेंज बाउंड मार्केट में होता है तो एक बड़ी कैंडल, दो बड़ी कैंडल ऊपर नीचे आपको मारता रहेगा, है ना। जब इसमें मोमेंटम्स आते हैं तो फिर नॉन स्टॉप आएंगे बड़ी बड़ी कैंडल्स का, रेंज बनाएगा, निकलेगा तो बहुत तेज निकलेगा। आप यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखाता हूँ एक करके। रेंज बनाया इस जगह पे, ठीक है, रेंज बनाया इस जगह पे, निकला तो 2 कैंडल के अंदर दे दिया, फिर इसने रेंज बनाया, ये राइट, यहाँ से भी देखो एक रेंज बनाया, निकला तो काफी शार्पली निकल गया, मौका नहीं देगा आपको निकलने का। जब निकलता है तो फिर वहां पर रिस्क लेने का टाइम है ना। इसका नेचर ही ऐसा है, जब निकलता है तो रिस्क लेने का टाइम है, ज्यादा रुकता नहीं है, होल्ड नहीं करता कि भाई अब रुक रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। अब इस तरीके के स्पाइक्स आते हैं, जब निकलेगा, रेंज बनाएगा, जब निकलता है, बड़े मूवमेंट्स जब भी आते हैं, छोटे मोटे मूवमेंट्स तो छोड़ दो, एक रेंज बनाई, जैसे यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया है ना, जब निकला तो ये काफी तेज निकलेगा, रुकेगा नहीं, हॉल्ट करेगा नहीं, ज्यादा आपको टाइम नहीं देगा सोचने का कि भाई एंट्री कर लो, पुल बैक आ जाएगा, घुस जाओ, नहीं घुस जाओ, नहीं घुसना है तो फिर घुसो, है ना। आपको स्टॉप लॉस की जगह ढूंढनी पड़ेगी, घुसना है तो घुसो, क्योंकि ये जो मोमेंटम देगा, इस तरीके के मोमेंटम, शार्प मोमेंटम एक ही बार में दे जाएगा, 5-5, 10-10% के शार्प मोमेंटम, जब इसके अंदर मोमेंटम आना होता है तो, जब निकलना होता है तो बड़ी कैंडल्स के साथ जब निकलता है तो आपको फिर सोचने का, या आपको क्या बोलते हैं कि यार भाई अब तुम घुसोगे इसके अंदर, ट्रेड करने के लिए घुसोगे, इसका मौका बिल्कुल भी आपको ये नहीं देगा। इस चीज को समझना, इसका नेचर ही अलग है। यहाँ पर भी आप देखो, एक रेंज में घुसा पड़ा है, रेंज में फंसा पड़ा है, लेकिन जैसे ये रेंज को इसने निकाला, फिर इसने फिर एक शार्प मोमेंटम में अपसाइड को दे दिया। घुसना है घुसो, नहीं घुसना है भूल जाओ भाई इसके बाद, क्योंकि आप फिर उसको टॉप पे, या एक बार मोमेंटम आ गया, बड़ा मोमेंटम आ गया, फिर उसके बाद उसको आप सेम डायरेक्शन के लिए बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते, पलट जाता है ना, ऐसा हंट करने आ जाता है, पलट जाता है। इसका नेचर ही यही है। अब इस नेचर को आपको जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप डेली देखोगे नहीं, तब तक आपको इसका नेचर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉइन किसी फंडामेंटल बेसिस पे तो चल नहीं रहे, न्यूज बेस्ड है ना, न्यूज बेस्ड है, तो इसका नेचर है, इसका मतलब कि जब इस पर लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसका नेचर बताता है कि इस कॉइन को ट्रेड करने वालों की साइकोलॉजी क्या चलती है, क्या क्या करते हो, गेम क्या करते हैं। वो गेम कैसे पता चलेगा, जब आप इसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहोगे, यार हाँ ऐसा निकलता है तो काफी तेजी से निकलता है, जब बड़े बड़े कैंडल्स आते तो शार्प में अगर फ्लो में घुस गए, नहीं घुसे तो फिर हमको टॉप पर नहीं उठाना है, बॉटम पर नहीं उठाना है ना। बड़ी 2-3 कैंडल आ गई तो फिर हमने पुल बैक का वेट नहीं करना, अगर हमने पकड़ा तो पकड़ा, नहीं तो बाद उसका रिवर्सली ढूंढो, क्योंकि बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल आती है ना, तो लोग के अंदर फोमो क्रिएट होता था, तो लोग एंटर करना चालू करते हैं, फिर वो मारना चालू करता है, एंटर करवाएगा, या जितना लंबा एंटर करवाता रहेगा लोगों को, है ना, जितना लंबा एंटर करवाएगा उतना जल्दी फिर उनकी पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए खत्म भी कर देगा। ये क्या हो रहा है इसका, ठीक है, तो इस चीज को, ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आया अप साइड को, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये
बड़ा मोमेंटम आया, जिसने एंट्री किया ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से पुल बैक करके सेम डायरेक्शन का वेट करोगे तो यहाँ पे क्या किया इसने, काफी देर, एक घंटे का टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, इतना टाइम इसने क्या करवाया, स्पेंड करवाया। इसका मीन्स यहाँ पे लोग बाय करे, लॉन्ग पोजिशन बना रहे, 5x 10x 20x 100x 200x तक का मार्जिन लेके बैठे हुए, मार्जिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेवरेज लेके बैठे हुए, है ना। उनका लिक्विडेशन जोन सबका इनके नीचे कहीं ना कहीं होगा, स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ वालों का लिक्विडेशन जोन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो उसने सबकी लिक्विडेशन, जिनकी नेकेट पोजीशन थी तो सबके सब लिक्विडेट करके, जिनके स्टॉप लॉसेस थे तो यहाँ तक स्टॉप लॉस लेके गया। सो ये यही करता है, अगर आपने स्टार्टिंग के इसका स्पाइक पकड़ लिया, है ना, अगर आपने स्टार्टिंग का इसका मूवमेंट पकड़ लिया, स्टार्टिंग का तो पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन अगर एक बार प्राइस निकल गया, 2-4 कैंडल एक घंटे के टाइम में 2-3 कैंडल इसने दे दी, तो उसके बाद जहां पर अगर होल्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां पर एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रैप मारता है, बहुत खतरनाक तरीके से हंट मारता है। या जब ट्रेंडिंग होगा तो स्पेशली कोई बड़ी न्यूज आएगी, कोई अच्छी न्यूज आएगी इसके लिए पॉजिटिव, तो ये ट्रेंड करके ट्रेंडिंग आपको मोमेंटम बढ़िया देगा, वो भी नॉन स्टॉप ही देगा, वो उसमें भी आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आप सोचते रह जाओगे कि भाई अब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसा इसका नेचर नहीं है। ये चलता है तो फिर चलता है, आपको इसमें घुसना है तो फिर घुसना है, फिर छोटा सा स्टॉप लॉस बनाओ, किसी एक लॉजिक का स्टॉप लॉस घुसो, घुसना है तो फिर घुसना है, तो बड़ा मोमेंटम आता है तो फिर एक फ्लो में निकलते जाता है, वो निकलते जाता है नहीं। लेकिन फंसाना है तो फिर फंसाएगा कैसे, आपने बड़े मोमेंटम आ गया, बड़ा मोमेंटम आने के बाद कोई स्पेसिफिक मार्केट में न्यूज नहीं है, कोई बड़ा कुछ खास है नहीं, कोई नई चीज नहीं आई है मार्केट में, तो इसने बड़ा मोमेंटम कुछ दिखाया, आपके अंदर फोम क्रिएट किया, है ना, कोई बड़ी रेंज बनाएगा, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम देगा, फोम क्रिएट किया, आप टॉप पे उठाओगे, पलटा देगा पूरा का पूरा, आपको ऑटो लिक्विडेट कर देगा, ठीक है। तो इनके ये नेचर को समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मैं यही कहूंगा, जब अगर आप इन कॉइन्स को ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले इनके नेचर को समझो, क्योंकि इनका नेचर समझना ही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, और कुछ भी नहीं। बाकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या वो चीज फॉलो करनी है, अपकमिंग डेज में मैं आपको स्ट्रेटजीज, मेथड्स, क्या लिक्विडेशन पॉइंट हम अपनी कैसे एंट्रीज बनती है, लिक्विडेशन पॉइंट हम कैसे अपने ट्रेड्स को बनाएंगे, क्या स्टॉप एसएल हंटिंग जोन पर हमारे कैसे एंट्रीज बनेगी, वो सब चीजें अपन समझेंगे। ठीक है। सो ऐसे इथेरियम है, इथेरियम मैंने आपको बताया, ऐसे सोलाना है, सोलाना एक ठीक है अच्छा खासा मोमेंटम दे देता है ना, बट थोड़ा बहुत स्लो चलता है, इसमें भी स्पाइक्स आते हैं, इसमें भी वो रहता है, बट अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में करोगे तो आप इसको अच्छा खासा लेके बैठ सकते हो, 2-3 दिन अच्छे खासे मोमेंटम्स लेके कैप्चर कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा स्पाइक्स स्पाइक्स स्पाइक्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की स्पाइक्स में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप बहुत बुरा फंसोगे इसके अंदर, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि ट्रेड तो आप कर रहे हो, पर छोटे टाइम फ्रेम में क्या है ना, आपका चलता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से कहाँ पलट जाए, कहाँ से कहाँ पलट जाए, क्योंकि बेसिकली अगर इसको कोई ट्रेड भी कर रहा है, कोई बड़ा ऑपरेटर्स, बड़े प्लेयर्स में काम कर रहे हैं, तो दे आर ट्रेडिंग थ्रू देयर एल्गोज, राइट। एल्गो की सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, ह्यूमन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती इनमें, क्योंकि जो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन है, वहां पर आप क्या सोचो कि ऐसा कोई बैठा थोड़ा ना रहेगा 24 घंटे ऐसे से, उसकी भी तो लाइफ है, सब कुछ है, उसने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें चल रही है ना। उसको पता है, उसके एल्गो को पता है, उसका एल्गो मतलब एक 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 रोबोट बैठा हुआ है, वो उसको पता है कि कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो वो छोटे टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा हंट होते हैं आदमी, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कोई जोन ही नहीं बनना, अभी स्लो एंड स्टडी धीरे 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 ऊपर जा रहा है ना। एक कैंडल आएगा, एक कैंडल बूम बूम करके यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस से लेके चला जाएगा, खत्म कर देगा आपको। तो ये चीजें यहाँ पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप काम कर रहे हो तो आप फ्यूचर अगर ट्रेड कर रहे हो स्पेशली, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके बैठो, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके स्टॉप लॉसेस लगाओ, टारगेट लगाओ, आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाएगी 1 आवर टाइम फ्रेम में। आप ट्रेड बनाते हो किसी एक एरिया के आसपास, सपोर्ट से लेते हो, तो सपोर्ट पे सपोर्ट की तरह काम करता है मार्केट, रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना। ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेंड लाइन के ट्रेड्स आपको देगा। अदरवाइज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब पर लाइव आप देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के लिए अगर मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा कि भाई यहाँ पे अपन ट्रेड करते हैं साथ में बैठ के कुछ करते, तो मेरे को पता है 1 घंटे मैंने कुछ ना कुछ बकवास करनी है, मैंने कुछ ना कुछ 1 घंटे ट्रेड, छोटे मोटे ट्रेड मारने हैं। लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ 1 घंटा है ना, वो 1 घंटे का है, लेकिन आपके लिए तो भाई 24 घंटे था, आपको तो हर वक्त ट्रेड दिख रहा है, लॉस हुआ था आप तो वहीं फंस जाओगे। तो वो 1 घंटे के अंदर, वो एक एक मिनट वाली ट्रेडिंग क्रिप्टोस के अंदर बिल्कुल मत करना, एक एक मिनट वाली ट्रेडिंग क्रिप्टोस के अंदर बिल्कुल मत करो भाई। क्रिप्टोस के अंदर लेना है तो लंबी पोजीशन पकड़ो, बड़े ट्रेड्स को पकड़ो, अच्छे ट्रेंड्स को पकड़ो, अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करो, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और अच्छे ट्रेड्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है क्रिप्टोस का मार्केट, इसलिए मैं कहता हूँ अगर फ्यूचर ट्रेड करो तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो
ये है अपना सोलाना, राइट। और इसके बाद XRP पे आते हैं, तो XRP भी एक मतलब XRP को मैं पर्सनली उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, है ना। मेरा फोकस थोड़ा बहुत सोलाना पे रहता है, क्योंकि 200 कुछ के आसपास ही चल रहा है, 217 215 के आसपास, है ना, डॉलर के आसपास। XRP थोड़ा सा कम चला, तो इसमें मेरे को 0.2.91 ऐसे जो पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट चल रहे था, ये मेरे को बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ट्रेड करते वक्त। बट आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आता है, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, तो इसका मतलब ये ट्रेड करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको इसलिए ट्रेड कर सकते हो। बट अगर जो बिगिनर्स है, मैं उनसे कहूँगा कि भाई स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम से ऊपर ज़्यादा कहीं मत जाओ, क्योंकि फिर वो कॉइन के अंदर जब स्पाइक आता है, जब मार्केट लिक्विडेट करता है ना हैवी पोजिशंस को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देख दो क्या लिक्विडेट होता है, कैसे लिक्विडेट करता है, वो अपन आगे कॉन्सेप्ट मैंने बना, मतलब अपना एक दिन के अंदर, मतलब जो अपना वर्कशॉप है उसके अंदर मैंने लिक्विडेशन सब कुछ समझाया हुआ है, तो उसमें मैं समझाऊंगा। अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया, ठीक है, यहाँ पर लोग सारे के सारे लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, कोई 2x मार्जिन लेके बैठा है, कोई 5x मार्जिन लेके बैठा है, कोई 20x मार्जिन लेके बैठा है, कोई 30x मार्जिन लेके बैठा है। तो इन मार्जिन के अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड लेते हो तो एस्टिमेट लिक्विडेट पोजीशन आती है कि भाई इस पोजीशन पे भैया तुम्हारे अकाउंट में इतना ही फंड है, इस मार्जिन के अकॉर्डिंग भाई तुम्हारे पे है तो 10,000, लेकिन तुमने ट्रेड मार रखा 2 लाख का, अकाउंट पे तो 10 ही हजार है ना, तो 2-4-5% का मोमेंटम नीचे आया तो आपके 10,000 तो ब्लो हो जाएंगे, फिर माइनस जो नीचे आएगा उसको कौन झेलेगा, ब्रोकर तो झेलेगा नहीं। तो ब्रोकर में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि भाई इतना इसका अकाउंट का फंड है, तो इतने के नीचे अगर इस स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, इतने के नीचे आते ही ट्रेड कर जाएगा, तो सबको पता होता है। तो एक बड़ा मोमेंटम आया, सबके सब यहाँ पे एंट्री करके लॉन्ग पोजीशन बना रहे, मैक्सिमम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं, तो हो सकता है इनको मारने के लिए इनकी कहीं कहीं पर लिक्विडेशन जोन होंगे, यहाँ तक आएगा, इनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करके इनको एग्जिट देगा, एग्जिट देने के बाद बड़ा मोमेंटम अप साइड को दे देगा। तो ये चीजें इनके अंदर काफी ज्यादा चलती हैं, है ना, क्योंकि ये पहले से न्यूज बेस्ड चल रहा है, हम न्यूज तो डेली डेली आती नहीं है मार्केट के अंदर, इवेंट्स तो डेली डेली होते नहीं है ना, कभी कभी न्यूज आती है, कभी कभी इवेंट्स होते हैं। अब कोई बड़ी न्यूज आती है, कोई छोटी न्यूज आती है, जो एक दिन के इम्पैक्ट करती है, बड़ी न्यूज हफ्ते महीने भर तक का ट्रेंड चला देती है। इस क्रिप्टोज का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो न्यूज बेस्ड चीजें काफी ज्यादा हैं यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग सेटअप्स यहाँ पर बनाने हैं। लेकिन कुछ कॉइन को आपको अच्छे से रीड करना है कि भाई कॉइन का नेचर क्या है, कैसे काम करता है। अगर बिटकॉइन इतना मूव किया है, नहीं, बिटकॉइन अगर 1% मूव किया तो ये सोलाना कितना परसेंट का मोमेंटम देगा, क्या बिटकॉइन के डायरेक्शन को फॉलो करता है, नहीं करता है ना। बिटकॉइन के अंगेज में आजकल इथीरियम बड़े मोमेंटम देता है, बिटकॉइन उतना नहीं चल रहा है, लेकिन इथीरियम के अंदर बड़ा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा अभी इथीरियम पर ज्यादा बना हुआ है, इथीरियम के अंदर बड़े मोमेंटम्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो इथीरियम के अंदर इस आउटली टाइम फ्रेम में यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखो, 5-10% का एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला नए साल वाले में। यहाँ पर देखोगे तो बिटकॉइन में शायद आपको उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ से नहीं देखने को मिला होगा, है ना, 7-8% का, वहाँ पर 10-12%, 8-10% का मोमेंटम देखने को मिला। तो कंपेरेटिवली बिटकॉइन इथेरियम अभी के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, बिटकॉइन उतना खास बड़े बड़े मोमेंटम्स, वाइल्ड मोमेंटम्स नहीं देता है, स्पाइक स्लो एंड स्टडी चल रहा है, बट इथेरियम आपको थोड़ा सा बड़े मोमेंटम्स यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। सो यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है ना। जब इथेरियम चलता है तब बिटकॉइन कैसे चलता है, जब बिटकॉइन चलता है तब इथेरियम कैसा परफॉर्म करता है, जब इथेरियम चलता है तो फिर उस टाइम पे सोलाना XRP क्या परफॉर्मेंस देते हैं, जब डोज चलता है तो कितना बड़ा पंप देता है ना, जब डोज गिरता है तो फिर कितना बड़ा पंप यहाँ पर आता है। अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले डोज चला, 2025 न्यू ईयर पे यहाँ से डोज चला, कितना बड़ा पंप दिया, 27-28%, 25-27% का इसने जंप दिया। तो ये नेचर आपको पकड़ना है कि जब ये चलता है तो कितने बड़े मोमेंटम्स आते हैं, जब ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती है, इतने पॉइंट्स की कैंडल बनती है, तो कितना तरीके का मोमेंटम आता है ना। तो यही चीज आपको समझनी है, ब्रेकआउट में कितना बड़ा स्पाइक देता है, ब्रेकआउट के बाद कितना लंबा चलता है, ब्रेकआउट देने के बाद ट्रैप कौन मारता है, ये सबसे ज्यादा ट्रैप मारता है बिटकॉइन, है ना। इथेरियम भी यहाँ पर ट्रैप्स बनाता है, लेकिन इथेरियम के अंदर क्या है, स्पाइक्स का गेम ज्यादा चलता है, स्पाइक्स की वॉलेटिलिटी हमको ज्यादा देखने को मिलती है इथेरियम के अंदर। तो वो सारी चीजें आपको समझनी है ताकि आप इनका नेचर समझ पाओ, क्योंकि आपने ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल तो है नहीं, फंडामेंटल नहीं है तो बस आप इसका नेचर ही समझ पाओगे कि भाई ये इस नेचर का एक ये प्राणी है, इसके साथ ऐसे डील करना है ना। इसको जब भूख लग रही है तो ये ऐसा करेगा, तो इसको ये देना है, ये वाली खास देनी है। सुबह उठता है तो ये ऐसा करता है, इसको ये देना है। दिन में इसके ज्यादा नखरे होते हैं तो इसको कुछ नहीं देना है, पानी देना है। शाम को इसके ये बहुत क्या बोलते हैं,
थक जाता है तो शाम को इसको अच्छे से लपेटना है। तो वो जो नेचर है ना समझना, वो 3-4 कॉइन का समझो, उस कॉइन को अच्छे से रीड करो, समझो कि बिटकॉइन को कौन सी न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, इथेरियम के कौन से न्यूज़। वैसे तो क्रिप्टोस को स्पेशली 2-4 ऊपर के टॉप के कॉइन्स को तो 1-2 ही मेजर न्यूज़ जो बिटकॉइन का इम्पैक्ट करेगी सभी को करेगी, बट कुछ हो सकता है कि कुछ कॉइन्स को कोई स्पेसिफिक न्यूज़ उस पर आए वो इम्पैक्ट करे। तो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इनके नेचर को समझ के काम करना चाहते हो। ठीक है? ये कोई इंडियन मार्केट की तरह है नहीं कि यार एकदम से हम बस करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इवेंट चलते हैं, न्यूज़ बेस्ड चलती हैं और इन कॉइन्स का नेचर चलता है। कॉइन का नेचर आपको पता है, आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। कॉइन का नेचर नहीं पता है, फिर आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं बचा कॉइन में एंटर करने का, ट्रेड करने का, होल्ड करने का। जब आपको उसका बिहेवियर नेचर पता है तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये इस तरीके का एक्ट करता है, इस तरीके का एक्ट मैक्सिमम ऑफ द टाइम करता है। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है ना, जब ब्रेकआउट के आसपास मैंने रेजिस्टेंस से क्या सपोर्ट से ट्रेड उठाया, रेजिस्टेंस के आसपास मैंने अपने एग्जिट ऑर्डर लगाया, तो मैं वहां से 100 पॉइंट और ऊपर लगा सकता हूँ क्योंकि वो वहां तक के लिक्विडिटी लेने आता है। वो 100 पॉइंट और ऊपर स्पाइक दे सकता है मेरे को, है ना। मैं 50% रेजिस्टेंस पे एग्जिट करता हूँ, 100 पॉइंट और ऊपर मैं 50% रिमेनिंग एग्जिट ऑर्डर लगा दूंगा। ये ऐसा किस लिए सोचा हूँ, क्योंकि मेरे को उस कॉइन का नेचर पता है कि यार ऐसा ऐसा करता है नहीं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन कॉइन्स के बारे में। बाकी मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई, आप इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका ये पीडीएफ वगैरह आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इन ये सारी फंड चीज़ें, इन कॉइन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यदि कॉइन ऐसा है, क्या है, इस किस पर काम करता है, क्या करता है। बट हम स्पेशली ट्रेडिंग थे, बट स्टिल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए पॉइंट्स रखे, मतलब एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स रखे, ताकि आप इन कॉइन्स के बारे में समझ सको कि भाई तुम कौन सी इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो, क्या करता है, किस बेस पे चलता है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट का सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करता है, ये आपको पता हो। ये आपकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल के सेशन में अपन फिर जो अपने अदर्स टॉपिक हैं, जितने भी हमारे लेवल्स हैं, कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है क्रिप्टोज के मार्केट में। ठीक है, अब प्रैक्टिकल चीज़ों में मीन्स प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब कि हमारे ये जो मार्केट के अंदर अपने को ट्रेड करने के लिए फंडामेंटल के बजाय हमको प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है, टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है। तो टेक्निकल टर्म्स में हम एक सारे पॉइंट्स को समझेंगे, स्ट्रेटजी समझेंगे, टाइम फ्रेम समझेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या क्या समझ चीज़ें हमको चाहिए। कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, एसएमसीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एसएमसीज के कॉन्सेप्ट्स और प्राइस एक्शन बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाता है, बट थोड़ा सा अगर आप इन डीप चले जाओ तो वहाँ पे एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है, स्मार्ट मनी, है ना। एसएमसी कॉन्सेप्ट, लिक्विडेशन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में पर तो नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ऐसे हंटिंग होती है, बड़े टाइम फ्रेम में आप बड़े अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, सो अपन आपको मिलते कल के सेशन के अंदर। आज का अपना सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस मार्केट के लिए। ओके, और अगर अभी आप इथीरियम को भी देखोगे तो इथीरियम भी यार मैं इसमें नेगेटिव ही बैठा हुआ हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड शेयर किया था वैसे अपने ग्रुप में, बट मैं फिलहाल यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव बैठा। मेरा पता है, मैं आपको सिर्फ अपना प्लान शेयर करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मेरा नेगेटिव प्लान है। ठीक है, बट ओवरऑल मेरे को ये मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश है। और जहाँ पे मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जहाँ मैं ऑर्डर्स उठाना चाहता हूँ, ये पता है कौन सा जोन है। अभी मैंने ऑर्डर्स क्यों रखे, मैं आपको बताता हूँ। ये बिटकॉइन का मतलब इथीरियम का एक जोन है, कौन सा, सप्लाई जोन। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है अच्छी खासी, है ना। यहाँ से इस वाले एरिया के आसपास से आराम से उठ जाएगा, उठ सकता है ऊपर को, है नहीं। और इसने क्या किया हुआ है, इसने जितने लोग यहाँ से ऊपर को बैठाए हुए हैं इस जगह से बुलिश मोमेंटम के बाद, ये सब लॉन्ग लेके बैठे हुए, तो इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएगा। इनको मतलब मार्केट से निकालेगा, मार्केट मतलब इनको मार्केट से निकाल के इसने फेंकना है, क्योंकि इन्हें 2x 5x 10x 30x मार्जिन लेके बैठे हैं, तो लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट करेगा। तो बस यहाँ से अगर यहाँ तक एक डाउन साइड स्पाइक आता है तो मेरी एंट्री मैंने 3 जगह पर रखी हुई है। इसलिए रखी हुई है क्योंकि मेरे को पता है यहाँ तक तो इसने रुकना नहीं है, नीचे को 1-2 स्पाइक मारेगा, ताकि ये डाउन साइड लोगों को बैठाए, है ना। डाउन साइड लोगों को बैठाए और ये नीचे को स्पाइक मारेगा। अब मैं इसके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसका नेचर पता हुआ कि भाई क्या करता है, किस तरीके की ये मतलब चीज़ें करता है इथेरियम। बस यहाँ पर से अगर एक बार नीचे आता है, मैं कल से ही परसों से ही यहाँ पर नेगेटिव बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर तो जा रहा है। ये हो सकता है, मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, लोगों को इन्वाइट कर रहा है अभी ऊपर को बैठो करके। बट अगर एक बार नीचे आता है
है ना। तो हो सकता है मैं यहाँ से शॉर्ट का नीचे का अच्छा है तो मैं क्विक शॉर्ट पोजीशन भी बना दूँ, लेकिन मैं नीचे के जो ऑर्डर्स रखे यहीं पे रखूंगा, ताकि मेरे को यहाँ पुल बैक मिलने के बाद, डाउन साइड आने के बाद एक अच्छा खासा अप साइड का एक स्पाइक को मैं यहाँ से पकड़ दूँ। यहाँ से अगर नीचे आता है ना, इस जगह पर थोड़ा सा आता है तो अपने पास एक अपने को मिल जाएगा, तो इधर कहीं पे भी आते में भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ तक भी मैं निकल सकता हूँ। नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे आ गया तो फिर मेरे पास एक स्टॉप लॉस एरिया भी रहेगा, वहाँ पर अपनी पोजिशन को कट करके मैं निकल भी जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन रखी। अब ये मैंने ऐसे नहीं रखा हुआ है, छोड़ के नहीं बैठा हुआ, कभी भी लग सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि इतने वॉलेटाइल है इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि हाँ मेरे को इसका नेचर पता हो कि यार ये कैसा काम करता है। ठीक है, अगर मैंने बिटकॉइन में रखे होंगे तो बिटकॉइन में मेरे ऑर्डर्स कल परसों से ही पड़े हुए हैं, ये भी कौन से सप्लाई एरिया के आसपास पड़े हैं मेरे को, क्योंकि यहाँ से ही लग जाता है ना। यहाँ से आप देखो कितना छोड़ छोड़ के गया है, कितना सा यहाँ पर से मेरा ऑर्डर मिस आउट हुए, बट स्टिल मेरे को अगेन इसी एरिया के आसपास से ऑर्डर्स चाहिए। इसी एरिया के आसपास अगर अगेन ये आता है तो मेरे को यहाँ से उठाना है इसको, बट अगर नहीं आता तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके के आप कैसे ट्रेड्स प्लान करोगे, कैसे आप यहाँ पर अपने कैसे ऑर्डर्स को यहाँ पर रख सकते हो, क्या सोच के, क्या प्लान रहेगा आपका कि क्या मैं सोच के रखा हूँ, क्यों यहाँ पर ऑर्डर्स रखे हुए हैं, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ऐसे ऑर्डर्स रख सकते हैं क्या, क्या सेफ है नहीं है ना, इसके पीछे का रिस्क क्या है, वो सारी चीज़ें अपन आपको अपकमिंग 4 दिन में अगले बताएंगे। आज बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई आप क्रिप्टोज को कर क्यों रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। भाई तुम क्यों घुस रहे हो क्रिप्टो मार्केट में, उसको आप अपने दिमाग में बैठा लो एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया तुम मार्केट में करने क्या आए हो, तुम खाली अपना पैसा उड़ाने आए हो या मार्केट को समझने आए हो। चार कॉइन का आपको नेचर समझना है कि भाई चारों कॉइन का नेचर क्या है। ठीक है, चारों कॉइन का नेचर समझ में आ गया, चारों कॉइन का बिहेवियर समझ में आ गया, तो फिर आप चीज़ें मार्केट के समझ कर पाओगे, क्योंकि चारों कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। उसके बाद डोज भी आता है, 5 कॉइन पकड़ लो, डोज तक जाओ, डोज से फिर नीचे मत जाना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कॉइन्स में ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में अच्छा ब्रेकआउट आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए पब्लिक ग्रुप में, फिर उसके बाद जब अपना वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको जो अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है उसके अंदर जो भी सेटअप्स बनेंगे, जैसा आप ट्रेड सेटअप्स बनेगा, हर एक चीज़ जहाँ पर मेरे को जो लगता है, जो मैं ट्रेड्स प्लान करने की कोशिश करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी वहाँ पर अपना जो दिमाग है लगा के थोड़ा बहुत मार्केट को समझ पाओ और कैसे ट्रेड्स लिया जाता है, कैसे प्लान किया जाता है वो सीख पाओ। ठीक है, उससे पहले 5 दिन के अंदर पूरा मार्केट का एक स्ट्रक्चर, मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें कैसे समझना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, क्या लेवल्स को कैसे मार्क करना है, क्या बोलते हैं ट्रेड प्लान्स है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, क्या लिक्विडिटी जोन मैंने कहा है तो क्या होता है ना, लिक्विडिटी स्वीप मैंने कहा तो क्या होता है, एसएल हंटिंग ट्रैप, है ना, रिटेलर्स ट्रैप कहाँ बनना है, वो सब चीज़ें मैंने बोली है, यहाँ पर बनना है तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। 3-4 दिन में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो ये था आज का अपना एक सेशन, जैसे एक इंट्रो और थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बाद में, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इन डिटेल चीज़ें आपको कोर्स वाले सेगमेंट में मैं डाल के दे दूंगा, हर एक कॉइन हर एक इसके बारे में इन डिटेल चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ताकि आप वहाँ से कॉइन के डिटेल में भी कॉइन को समझ पाओ कि यदि कॉइन कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। ओके, सो यही है आज का। बाकी आपको कल वाले सेशन में एक मिलूंगा मैं, और मेरा भी थोड़ा बहुत आंखें अब दर्द करने लगी भाई, सुबह से बैठा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, और 24 घंटे स्क्रीन पे ही मत बैठना भाई, अगर आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर रहे हो भाई, 24/7 365 डेज मार्केट है। तो इसका मतलब ये है कि भाई लिमिटेड ही ट्रेड करो उतना बढ़िया है, अनलिमिटेड ट्रेड करोगे आपका भाई वो बोलते हैं ना दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब पगला जाओगे आप, क्योंकि ये मार्केट ऐसा मार्केट है। तो लिमिटेड टाइमिंग रखो, कौन कौन सी टाइमिंग बेस्ट है, कौन कौन से यहाँ पे सेशंस बेस्ट हैं, कौन कौन से डेज बेस्ट है ट्रेड करने को, सब मैं आपको आगे अपने वर्कशॉप के उसमें बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप बस इन 4 कॉइन्स का नेचर समझो, थोड़ा सा होमवर्क करो, थोड़ा सा समझो कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ताकि आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर पाओ, वरना अंधा आंख बंद करके ट्रेड डालोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।